हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश तिवारी। मैं आज से कंप्लीट लूसेंट बुक की टोटल वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग सारे लूसेंट की वीडियो को अच्छे से कवर करेंगे। ये वीडियो टोटली बाइलिंगुअल होने वाली है। मैंने इंग्लिश में पीडीएफ ले रखी है और ये सेम आपका बुक है, उसका मैंने पीडीएफ बना रखी है और मैं इसी के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप अपने बुक खोलोगे तो सेम के सेम यही पीडीएफ आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे बनाया। तो इसका लुसेंट का देखो यूजफुल तो बहुत अच्छा है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ईपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आज जितने भी वन डे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मतलब मल्टीपल्स क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके इस लुसेंट बुक से। और जो भी एसएससी के टीचर हैं, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, अपना खुद का बैच लॉन्च करते हैं, वो फैक्ट्स कहीं और से नहीं लेने जाते, वो यहीं से लेके अपना फैक्ट्स आपको पढ़ाते हैं और ये भी समझाते हैं कि क्या क्या होगा। इसी को एक स्टोरी फॉर्मेट में समझा देते हैं, क्योंकि ये देखो कुछ लड़के इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाते, चाहे जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि ये पॉइंटर फॉर्मेट में है और इसे स्टोरी फॉर्मेट में बनाने की जरूरत है। तो मुझसे जितना लगा मैंने खुद से हेल्प किया और मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छे से फॉर्मेट तैयार किया जाए ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए और सारे लोग इसे पढ़ लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, जिसमें और मैं एक बार और भूल गया बताना कि अगर आप क्वेश्चन कर ले रहे हो तो प्रैक्टिस करने के लिए जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब आती है, मैं उसके बाद सेम वीडियो डाल दूंगा। उसका जितना हम लोग पार्ट यहाँ से पढ़ेंगे, सेम वीडियो हम लोग वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि पूरा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री के बारे में जानना भी तो जरूरी है भाई कि हिस्ट्री होता क्या है। तो हिस्ट्री क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। यानी कि हिस्ट्री कुछ नहीं होता, हम अपने बीते हुए कल के जो अध्ययन करते हैं उसे जानते हैं कि हमारा पास्ट क्या था, उसे हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। अब हिस्ट्री को जानने के लिए कैसे हम जानेंगे कि हमारा हिस्ट्री क्या है? बहुत सारे देखो हमारे देश में टेक्स्ट भी हैं, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे हैं। तो टेक्स्ट क्या होता है, हम लोग उसको उतना भरोसा नहीं करते जितना आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे करते हैं। कुछ कुछ स्टोरी फॉर्मेट में भी हमारे पूर्वज हमें अपने इतिहास के बारे में बताते जाते हैं, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। लेकिन जो मोस्टली रिलायबल क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जो भी आपके सोर्सेज निकल रहे हैं खदान से या कार्बन 14 से डेटिंग मेथड से, उसी का हम लोग मोस्टली यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर देखो द इंग्लिश वर्ड क्या है जो हिस्ट्री और डिराइव किया गया किस वर्ड से? रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन है। यानी कि हम लोग रिसर्च करते हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि हमारे बीता हुआ कल क्या होगा, हम क्या थे। तो ये इसका मतलब हिस्ट्री है। यहाँ पर देखिए द ग्रीक हिस्टोरियन, जो सबसे फेमस हिस्टोरियन कौन था? ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस था। इसका टाइम पीरियड 484 बीसी से 425 बीसी था। यानी कि अगर आप बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट जाओगे ना, तो ये टाइम पीरियड अपोजिट चलता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 484 बीसी के बाद कौन सा साल आएगा, तो 485 नहीं आएगा, यहाँ पर 483 आएगा। तो ये बात जान लेना, ये अपोजिट नहीं है, वो बर्थ ऑफ क्रिस्ट के बाद का है। अब देखो जो माना जाता है हेरोडोटस को इन्हीं का फर्स्ट रियल हिस्टोरियन माना जाता है और उन्होंने केवल एक ही किताब लिखी थी, द हिस्ट्री, 430 बीसी में। मैं ये बताऊंगा, देखो ये अंदाजा लगाया जाता है, अनुमानित कितना हुआ होगा कि कब इन्होंने किताब लिखी थी और ये किसका बैकग्राउंड था? जो ग्रीस पर्शियन और ग्रीक ईरानियन वार हो रहा था, तो उस टाइम का ये बैकग्राउंड था। अब देखो एक रोमन फिलोसोफर था जो 106 बीसी से 43 बीसी तक था। उन्होंने क्या बोला था हेरोडोटस को? द फादर ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले सिसरो ने क्या किया था? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला था। अब हम लोग आगे देखते हैं, बहुत सारे देखो बहुत सारे फिलोसोफर ने अपने अकॉर्डिंग अपना हिस्ट्री का डिफिनेशन दिया, तो वो हम लोग सारे पढ़ेंगे कि किसके अकॉर्डिंग क्या था। क्योंकि अगर देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भारत में अगर इंडिया में ये क्वेश्चन नहीं आते, बट क्या है कि कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाए तो आपको सारे पढ़ने की जरूरत है और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ना जरूरी है आपको। अब देखो दी जर्मन हिस्ट्री, जो ये लियोपोल्ड वन रैंके थे, इन्होंने क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री लियोपोल्ड वन रैंके को बोला जाता है। एक और इनके अनुसार जो देखो हिस्टोरियन का काम क्या होता है, जो भी इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि क्या पास्ट हमारा एक्चुअली था, ये बताते हैं। इनका मेन
काम यही होता है। अब यहाँ पर देखो, जर्मन फिलोसोफर फाउंडर ऑफ थेसिस और एंटीथेसिस सिंथेसिस थियरी हेजल ने दिया था। ये हेजल क्या थे, जर्मन थे। इनके अनुसार क्या था, हिस्ट्री जो है खुद को रिपीट करती है। यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो ये क्या किसने दिया था, तो हेजल ने ये थ्योरी दिया था। और ये कहाँ के थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे। अब देखो, जर्मन इकोनॉमिस्ट भी थे एक कार्ल मार्क्स, इनका कैपिटलिज्म थियरी बहुत फेमस वो था। ये क्लास स्ट्रगल के बारे में बता रहे थे। पहला नंबर इन्होंने इसी को दिया कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, खुद तो करती है। पहला विध्वंस के रूप में कह सकते हो या आपदा के रूप में। सेकेंड आप क्या बोल सकते हो, एक मतलब ढोंग की तरह ये खुद को फार्स रिपीट कर रही है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू हिस्टेरियन ई एच कार, history is the continuous process of interaction between the historian and his facts and unending dialogue between the present and the past। अब हिस्टेरियन इनके अनुसार क्या है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हिस्टोरियन और उसके फैक्ट्स के बारे में बताता है और पास्ट और प्रेजेंट को क्या करता है, रिलेट करता है इनके अनुसार। तो ये कुछ थियरी थी। अब हम लोग आएंगे सिस्टम ऑफ डेटिंग में, कि मैं आपको समझाऊंगा। देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बीसी और एडी में, कि बीसी होता क्या है, एडी क्या होता है। तो ये मैं सारे आपको क्लियर कराऊंगा। बीसी मतलब क्या होता है, देखो बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। यानी कि जब मान लो ये लाइन बीच में है, इससे पहले क्रिस्ट का इधर बर्थडे जन्म नहीं हुआ था, तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि टाइम जो है अपोजिट चल रहा है। मान लो घड़ी का सुई एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। अगर तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखूं कि गौतम बुद्धा का जन्म तो 563 बीसी में हुआ था, लेकिन मर तो गए थे 483 बीसी में। आखिर कैसे हुआ था, तो ये हो रहा था कि उनके बर्थ से पहले टाइम को हमने अपोजिट माना था, और ये क्या था, अपोजिट चल रहा था। तो ये अगर कोई पूछेगा 563 बीसी से पहले कौन सा साल था, आपसे अगर एग्जाम्पल पूछ दे, तो ये होगा आपका कितना होगा, 564 पहले की बात किया जा रहा है। और 563 से बात का, क्योंकि अपोजिट चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 562। और इनका मृत्यु कब हुई थी, 483 में। ऐसे ही जो एलेक्जेंडर द ग्रेट थे, उनका बर्न तो 326 बीसी में हुआ था, और मर कितने गए थे, 323 बीसी में। तो ये कितने साल के एज में लगभग मर गए थे, तो आप कह सकते हो कि बहुत ही कम साल जिए थे। और यानी कि 32 साल की एज में क्या किए थे, इनका देहांत हो गया था। अब हम लोग देखते हैं एक एडी के बारे में समझेंगे कि एडी कैसे होता है। तो मैंने समझाया कि एडी जो हम लोग अभी नॉर्मल यूज कर रहे हैं, वो क्या है, वो एक एडी की टर्म है। यानी कि जीसस बर्थ अपना जन्म ले चुके हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है जो भी कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर वो चल रहा है। यानी कि एनो टिमिनी बोल सकते हो, सी बोल सकते हो। यानी कि ये सब क्या है, ये इनके जन्म के बाद की सालें हैं। तो यहाँ पर आप देखो, जीसस क्रिस्ट वाज क्रूसिफाइड इन 30 AD, को क्रूसिफाइड किया गया था। अब क्रूसिफाइड मतलब तुम समझते हो, एक पिलर में बांध दिया था वो सब। तो कुशाना रूल कनिष्का जब कितने साल में, ये इंपॉर्टेंट है, 78 AD में जो कनिष्क था उसने थ्रोन किया था। हजरत मोहम्मद बर्न कितने हुए थे, 517 AD में। और मर कितने में गए थे, 632 AD में। अब हम लोग टाइम लाइन के बारे में देखते हैं कि टाइम लाइन आखिर होता क्या है, कैसे इसको समझेंगे। तो देखो, जो भी लाइन जो है पास्ट इवेंट के बारे में दर्शाता है, उसे टाइम लाइन बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया समझाया कि मान लो ये बीच वाला पार्ट है, तो ये क्या हो गया, ये बीसी इधर का हो गया, और इधर का एडी। तो हम लोग टाइम लाइन को समझेंगे और इसके बारे में। देखो, टाइम लाइन में डिकेड को क्या बोलते हैं, 10 साल के पीरियड को। फर्स्ट हाफ सेंचुरी 50 साल के। यानी कि देखो, सेंचुरी मतलब क्या, 100 साल। सेंचुरी का आधा 50 साल। सेकेंड हाफ सेंचुरी का लास्ट 50 ईयर ऑफ द सेंचुरी बोलेंगे। सेंचुरी कितना साल का पीरियड का होगा, 100 साल का। और एक मिलीनियम पीरियड आपको बोला जाएगा, तो 1000 साल का। अगर मैं कभी भी यूज करूँ आगे, तो आपको ये समझ लेना। अब देखो यहाँ पर सिरका और सीए, ये क्या होता है कि द एग्जैक्ट डेट और ईयर इज नॉट नोन, देन इट इज डोनेटेड बाय सिरका सी, इट मींस अप्रोक्सिमेटली। और देखो, ये क्या है, अगर कोई भी हिस्ट्री का एग्जैक्ट डेट नोन नहीं है, तो क्या करते हैं इतिहासकार जो है वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो पर्सन है, इसका डेट बर्थ कब हुआ होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि अगर ये पर्सन है, तो ये सी से डोनेट कर दिया जाता है। अब देखो, अराउंड माना जाता है, अगर अराउंड 563 से 600 बीसी क्या बोला जाता है। यहाँ पर गौतम बुद्धा का जन्म देखो 563 बीसी से 600 बीसी के करीब हुआ होगा। अब ये 600 बीसी देखो, यहाँ पर जो है ये टाइम के अपोजिट नहीं जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सीधे चले जा रहा है। तो हम लोग अगर इसको पढ़ना होगा, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर बताओ, 600 बीसी से 563 बीसी, ऐसे अपोजिट में आपको हमेशा बोलना है, और ये बोलते रहना। अब देखो, ये जो है नॉर्मल है। अब हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात किए, तो हिस्ट्री कैसे समझेंगे कि आखिर हमारा हिस्ट्री था क्या।
तो हम देखेंगे कुछ कुछ सोर्स हैं, जैसे हिस्टोरिकल सोर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, उससे हम लोग पता करते हैं कि आखिर हिस्ट्री रहा कहाँ क्या होगा हमारा। तो हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं भाई, खुद से समझो, दिमाग लगाओ। हिस्टोरिकल सोर्सेस में या तो जो भी टेक्स्ट है जैसे रामायण महाभारत, या श्रुति टेक्स्ट, दो प्रकार के टेक्स्ट हैं, स्मृति टेक्स्ट। श्रुति टेक्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, ये जो सुनी हुई बातें, यानी कि पूर्वज अपने बातों को लिख के या किसी और तरीके से याद करके याद भेज देते हैं, उसे श्रुति बोलते हैं। और वो जनरेशन बाय जनरेशन हमारे जनरेशन में क्या हो रहा है, ट्रेवल करते जा रहा है, तो उसे श्रुति टेक्स्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में पहले समझेंगे। अब देखो, ये क्या है हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जिसे हम लोग पास्ट टाइम के इवेंट के बारे में जानते हैं। कैसे जानेंगे तो वो भी मैं बताऊंगा। देखो, दो तरह के हिस्टोरिकल टेक्स्ट होते हैं, पहला लिटरेरी टेक्स्ट और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सर्विसेज। यानी कि लिटरेरी टेक्स्ट मैंने आपको समझाया कि जो भी किताबें के फॉर्मेट में है, या फिर रामायण महाभारत गीता उपनिषद, ये सब क्या है, ये सब लिटरेरी सोर्सेस में आएंगे। और दूसरा क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्विस सोर्सेस, जैसे मान लो मोहनजोदाड़ो में खुदाई हुई मिली, खुदाई हुई जो भी उसके मान लो कि हम देखेंगे कि कहाँ कौन सा पोर्ट था, कहाँ पर ग्रेनरी सिस्टम था, सब कुछ देखेंगे, मैं जब आगे आपको बताऊंगा। तो कार्बन 14 डेटिंग मेथड से वहां पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, वहां पर देखेंगे कि सिटाडेल भी था। तो ये सब क्या है, ये जो है आर्कियोलॉजिकल सर्विस सोर्सेस से मिली है। और ये माना जाता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है ना भाई, ये ज्यादा रिलायबल है किसके थ्रू, लिटरेरी सोर्सेस के, क्योंकि ये इम्पॉसिबल, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रूफ के थ्रू पे आया हुआ है। अब देखो, यहाँ पर देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर मोर इम्पोर्टेंट टू स्टडी एंशिएंट इंडिया, क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे पढ़ना। अब लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैं आर्कियोलॉजिकल भी पढ़ाऊंगा, पहले लिटरेरी सोर्सेस के बारे में हम लोग देखते लेते हैं। लिटरेरी मतलब क्या, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक होता है इंडिजीनियस, यानी कि जो हमारे देश की जो भी किताबें जो भी हैं वो, और फॉरेनर कैसे, जो भी विदेशी यात्री हमारे देश में आए, वो क्या कि अपने किताब लिखे, तो उनके अकॉर्डिंग दो सोर्सेस होंगे। अब देखो, इंडिजीनियस सोर्सेस में यहाँ पर देखो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है रिलीजियस एंड सेकुलर। रिलीजियस सेकुलर मतलब क्या होता है, रिलीजियस का मतलब कि जो लोग अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं, अपने देवता देवी के बारे में बता रहे हैं, वो तो सही है। दूसरा सेकुलर, जो जिनका किसी से लेना देना नहीं है, तो उसे सेकुलर बोल दिया गया। अब रिलीजियस टेक्स्ट में भी हम लोग बात करेंगे। अब देखो डिवाइड हो रहा है कैसे, आखिर लिटरेरी सोर्स को हमने इंडिजीनियस में और फॉरेन में डिवाइड किया, इंडिजीनियस सोर्स को भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं रिलीजियस और सेकुलर में। अब देखो, रिलीजियस को भी देख रहे हैं। रिलीजियस टेक्स्ट में क्या है, ब्राह्मणी के टेक्स्ट, यानी कि ये क्या है, हिंदू टेक्स्ट है। पहले क्या था, ब्राह्मण लोग पहले किताबें लिखते थे, तो उनके अकॉर्डिंग जो है अपना वो खुद का टेक्स्ट बनाए। और देखो, ये टेक्स्ट था, बुद्धिज्म बुद्ध टेक्स्ट भी था और जैना भी टेक्स्ट था। ये क्या थे, ये जैसे जान रहे हो कि हमारा ये नई नई प्रकार का रिलीजन या सेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, जो जैसे महात्मा बुद्ध को हमने देखा 563 ईस्वी में उनसे लेके स्टार्ट हुआ, तो अप्रोक्स उसी टाइम से ये सारे स्टार्ट हुए। अब ब्राह्मणी का टेक्स्ट में देखेंगे कि ब्राह्मणी की टेक्स्ट क्या था। तो देखो, अंडर ब्राह्मणी के टेक्स्ट, यानी कि जैसे मैं ब्राह्मणी की टेक्स्ट बताऊंगा, आपके दिमाग में तुरंत रिलीजियस टेक्स्ट आ जाना चाहिए। इसमें दो चीजें थी, पहला क्या था, श्रुति एंड स्मृति को क्या किया था, इंक्लूडेड। अब श्रुति टेक्स्ट क्या है, देखो मैं श्रुति में बता रहा हूँ कि जो सुना हुआ जा रहा है, यानी कि ये जो टेक्स्ट है कहीं किताब में लिखे नहीं जाते हैं। ये मान लो कोई चीजें हैं, आप सुन ले रहे हो, अपने जनरेशन के दूसरे जनरेशन को पास कर रहे हो, तो ये श्रुति टेक्स्ट हो गए, जिसका एग्जाम्पल संहिता है, वेदाज भी है, ब्राह्मणाज भी है, अराणक्या भी है, उपनिषद, ये सॉरी ये वेदाज नहीं हो गया यहाँ पर, ये कैसे हो गया, वेदास कैसे हो गया, नहीं वेदाज नहीं होगा। यहाँ पर देखो, स्मृति टेक्स्ट में ही आएगा। स्मृति टेक्स्ट जो होते हैं वो वेदांगाज होंगे, सूत्राज होंगे, स्मृति होंगे। ये क्या है, एक स्मृति टेक्स्ट मतलब एक रिटन फॉर्मेट में है और इसका प्रूफ भी है। देखो यहाँ पर वेदाज भी है और संहिता वेदाज भी है। मैंने ये बताया, ये आप काट लेना, शायद वेदांग वेदांग होगा वहां पर। देखो, ऋग्वेद जो है उसका टाइम पीरियड हम लोग समझेंगे कि ऋग्वेद क्या है। तो ये जो है 1500 से 1000 बीसी तक चला था। और विश्व बहुत ही सबसे ओल्डेस्ट वेदा यहीं पर है, जितने भी रिचुअल्स थे वो सब के सब यहीं पर कॉम्प्रोमाइज किए गए थे। अगर मैं वैदिक पीरियड में सारे अच्छे से समझाऊंगा कि ऋग्वेद का इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो है सप्त सिंधु रीजन के बारे में बताता है। अब सप्त सिंधु रीजन मतलब क्या, हमारी जो जमीन है 7 रिवर से, जैसे हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता भी जान रहे थे कि सिंधु रिवर किनारे है। तो सब सिंधु रीजन मतलब क्या, जो 7 रिवर के हमारा देश है, अब जो पार्ट है वो क्या होता है, घिरा हुआ है। अब यजुर और सामवेद का देखेंगे, अथर्ववेद जो भी है 1100 से 600 बीसी में हुआ था। और ये कहाँ पर होता है, कुरु पंचाल रीजन,
यानी कि कुरु जो है ये क्या थे, पंचाल रीजन, सबसे पहले क्लैन कुरु और पुरु थे। तो ये आप देख लेना। अब वेदाज के बारे में बात करेंगे। वेदाज क्या करता है, मोर लाइट कर रहा है रिलीजियस पे, यानी कि मोस्टली रिलीजियस सोशल इकोनॉमिकल लाइफ पे वो ये कर रहा है। और वेदा जो है बहुत कम आर्यंस के बारे में बताता है। आर्यन से कौन थे, जो लोग सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके हमारे देश में आ गए थे। माना जाता है कि आर्यंस जो है, जो भी हाई क्लास पीपल थे, वो हमारे देश के नहीं, वो आर्यन थे और वो माइग्रेट करके यहाँ पर आ गए थे। क्यों? अब यहाँ पर देखो, ऋग्वेद और अथर्ववेदा के देखो, इसका जो इम्पोर्टेंस है ऋग्वेद और अथर्ववेद का, वो मोर इम्पोर्टेंस है यजुर्वेद और सामवेद से। अब हम लोग ब्राह्मणाज की बात करेंगे। ब्राह्मणाज ये कोई कास्ट और डिवीजन नहीं है। आपको ये समझ लेना है कि ब्राह्मणाज जो है क्या है, एक प्रकार का ये टेक्स्ट, मान लो कि ये एक टेक्स्ट का को तैयार किया गया है। अब देखिए इसका कंपोजिंग टाइम हम लोग देखेंगे ब्राह्मणाज का, तो 1000 बीसी से 600 बीसी जो था कंपोजिंग टाइम था। और बीसी में जैसे ही बात कर रहा हूँ, आपको अपोजिट दिमाग में लाने है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। अभी क्रिस्ट का बर्थ नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट जाएंगे, यानी कि अपोजिट चल रहे हैं। घड़ी की सुई में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज की तरह घूम रहे हैं। हम लोग क्लॉकवाइज कब घूमेंगे, जब क्रिस्ट का, जीसस क्रिस्ट का जन्म ले लेंगे, अवतार ले लेंगे भाई जो भी, तो वो देख लेंगे। अब देखो ब्राह्मणाज के भी शतापथ ब्राह्मण था। ये क्या कर रहा है, ये गंधार रीजन, सेल और के जितने भी रीजन है इस पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। और नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ कुरु पंचाल, कोसला, विदेहा स्टेट ऑफ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आपको ये ईस्ट रीजन पर भी फोकस कर रहा है और नॉर्थ रीजन पे, मोस्टली किस पे फोकस कर रहा है, नॉर्थ और ईस्ट रीजन पे हमारे देश के फोकस कर रहा है। अब अराणिका के बारे में बात करेंगे तो इसका टाइम पीरियड कितना था, इसका भी 1000 बीसी से 600 बीसी था। और इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल माना जाता है, क्योंकि इससे उतना सोर्स हमें मिले नहीं है ताकि हम लोग देख सके कि रिलेट कर सके खुद को। अब उपनिषद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका कंपोजिट टाइम पीरियड 1000 बीसी टू 500 बीसी। देखो ये कोई आर्कियोलॉजिकल सर्विस, सॉरी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू नहीं बताया गया है। ये जितने भी टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ, ये अप्रोक्सिमेटली यानी कि एक अनुमानित समय है जो हमारे इतिहासकार ने लगा दिए हैं, और इसको समझना है आपको। अब देखो, द बेस्ट लर्निंग ऑफ उपनिषद इज पारा विद्या स्पिरिचुअल लर्निंग। ये उपनिषद क्या बता रहा है हमें, पैरा विद्या के बारे में बता रहा है और स्पिरिचुअल थिंग के बारे में हमें बता रहा है। अब देखो यहाँ पर कि इसका एम क्या है, तो ये किसी इंडिविजुअल का साउल को पूरे दुनिया के साउल के साथ अगर आप मर्ज कर रहे हो, तो उसे क्या बोल रहे हैं, परा विद्या। मैंने आपको बताया कि परा विद्या क्या होता है, उपनिषद, यानी कि खुद की आत्मा को पूरी दुनिया के आत्मा के साथ मर्ज कर दो, जितने भी सोल हैं। यानी कि ये कह सकते हो कि सारे दुनिया एक ही पार्ट है, एक ही आत्मा है। अब देखो, जो कंबाइन स्टडीज था ब्राह्मणाज का था और उपनिषद का, ये कहाँ से किस राजा का से बताता है, तो परीक्षित से लेकर किंग बिंबिसारा तक बताता है। आपको बिंबिसार के बारे में मैं समझाऊंगा कि बिंबिसार कौन था। जब हम लोग मगध डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उत्कर्ष कैसे हुआ, मौर्य पीरियड कैसे हुआ, तो हम लोग सारे देखेंगे कि बिंबिसार का इंपॉर्टेंस क्या था। ये बहुत ही पावरफुल रूलर था। अब वेदांगाज के बारे में बात करेंगे। देखो वीडियो थोड़ी में भी हो सकती है लेंदी है, मैं जितना हो सके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेंदी तो नहीं होगी, क्योंकि ये जो फर्स्ट वो है, वो टाइम पीरियड के बारे में मोस्टली बता रहा है, तो इसमें है कि आपको कितना भी समझना है, टाइम पीरियड तो याद करने ही पड़ेंगे। और इसके बारे में अगर आपके माइंड मैप भी बना लेते हो ना, कि ये जो चीजें हैं कि मैं अपने दिमाग के थ्रू ऐसे मैप बना लिया, तो भी आपके लिए बहुत इनफ है। और जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वहां से तो हो ही जाएंगे। अब वेदांगा का कंपोजिट पीरियड है 600 बीसी से 200 एडी। अब मैंने 200 एडी के बारे में बात करी, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पर 600 हो गया और यहाँ पर टाइम पीरियड 0 हो गया और यहाँ से 200 एडी। अगर इसका टाइम पीरियड मतलब बोलूंगा कितने सौ सालों तक था, इसका टाइम पीरियड कंपोजिट में था 600 से 200, 400 नहीं, 600 प्लस 200 के टोटली 800 सालों में कंपोज हुआ था। ये किस बारे में बताता है, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर और स्मृति के बारे में ये बताता है। आप यहाँ पर देख लेना। और स्मृति का कंपोजिट टाइम कितना है, 600 बीसी से 600 एडी जो है स्मृति का कंपोजिट टाइम है। अब स्मृति स्मृति क्या होता है, मैंने श्रुति के बारे में बताया। ये बताता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, थियरी क्या था, किंग्स के राइट क्या थे, ड्यूटीज क्या थे, किंग्स के क्या क्या रिलेशन थे, और उनके सब्जेक्ट यानी कि कार्य क्या थे, किस मैटर पे वो मेनली फोकस कर रहे थे। और जैसे कुछ इपिक्स है, रामायण एंड महाभारत, सबसे बड़ा इपिक्स का मतलब था महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, महाभारत। अब देखो कंपोजिट टाइम कितना है, 400 बीसी से 480। अगर ये भी आगे तो कितने सालों का है भाई, तो ये भी 800 साल में कंपोज किया गया।
अब ये देखो रामायणा जो है वाल्मीकि जी ने लिखा है, ये किस पे लाइट करता है, यानी कि मेनली फोकस किस पे कर रहे हैं आप यहाँ पर देखते जा रहे हो। ये पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, यानी कि पॉलिटिकल भी कंडीशन बता रहा है, सोशल भी कंडीशन बता रहा है और रिलीजियस भी कंडीशन बता रहा है। अब यहाँ पर देखो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जनपदा, ये जो है कि कैसे जनपदा, अब जनपदा कैसे बने, जो जना थे पहले क्या थे, ट्राइब के फॉर्म में थे, किसी पार्टिकुलर लैंड पे क्या किए, वो रहने लगे, तो एक अपना धीरे धीरे फोर्टिफाइड किला स्ट्रक्चर बनाने लगे, तो जनपदा से महाजनपद में वो लोग क्या हुए, कन्वर्ट हो गए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखो इट मेंशन यमुना के बारे में बोलता है। यमन कौन थे, यमन की, यमन कह सकते हो ग्रीक किंग थे, और सका जो सीथियंस है ये भी क्या थे, ये भी सका थे। अब ये किसके बारे में मेंशन करता है, तो ये सारे मैंने समझा दिए रामायण के बारे में। अब चलो महाभारत के बारे में देख रहे हैं। महाभारत क्या है, ये लाइट किस पे थ्रो कर रहा है, तो सोशल एंड रिलीजियस जैसे मैं बता रहा हूँ उस पे भी कर रहा है, उस टाइम का पॉलिटिकल के बारे में बात कर रहा है। और ये जो है वार के बारे में बता रहे हैं, जो कौरव और पांडव थे तो उनके बीच में वार हुआ था। और ये क्या क्लेम करता है, यन भारते तन भारते, यन भारते तन भारते का मतलब क्या है कि विच इज नॉट इन महाभारत दैट इज नॉट फाउंड इन भारत, यानी कि जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं पाया जा सकता, ये बात बोल रहे हैं। और ग्रीव, देखो ग्रीव रजा द कैपिटल मगधा, इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, मगध का कैपिटल क्या था, ग्रीव रजा, इसको मेंशन किया गया है यहीं से। अब देखो ये किसके बारे बारे में महाभारत बता रहे, तो जितने भी पहले महाजनपद पीरियड थे, मान लो महाजनपद थे, तो इसमें पंचाला रीजन के बारे में क्या बताता है, ये बता रहा है। और ये हूण और यमन के बारे में भी मेंशन कर रहा है। हूण कौन थे, हूणों का अटैक भी हम लोग पढ़ेंगे, हूण कैसे अटैक किए थे। यमन मैंने बताया आपको, ग्रीक सीथियंस क्या थे, ये भी माना जाता है इनका ओरिजिन सेंट्रल एशिया में हुआ था, ये ट्राइब के फॉर्म में थे, और फिर क्या किए इंडिया में। अब हम लोग पुराना के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पुरान क्या है ये देख लेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो पुराना का टाइम पीरियड कितना था, 400 बीसी टू 400 एडी, ये भी 800 साल में टोटली कंपोज किया गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके टाइम पीरियड क्लियर हो जाए। और चार, बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है, टाइम पीरियड नहीं समझ पाते हैं, और 400 एडी या सी बोल दिया जाए तो ये भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना। अगर सी लिख दिया जाए तो क्या है, अनुमानित समय बताया जा रहा है। अब देखो पुराना थ्रो लाइट, यानी कि किस पे लाइट थ्रो कर रहा है, हिस्ट्री, यानी कि गुप्ता पीरियड के बारे में भी ये बताता है। अब देखो जनरली पुराना के पास कितने हैं, 5 सेगमेंट है, यानी सेगमेंट मतलब क्या है, सर्गा। ये क्या बताते हैं, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बता रहा है, प्रति सर्गा बता रहा है, रिक्रिएशन के बारे में, वंशा बता रहा है, यानी कि गेनियोलॉजी पूरा गॉड्स और सेज के बारे में बता रहा है कि देवता कैसे थे, साधु संत, और ये सब बता रहे हैं। अब देखो मनुवंतर यानी किस है, ये मनु के बारे में बताएगा। और यहाँ पर देखो वंशानुचरितम, ये क्या बोल रहा है कि जितने भी नैरेटिव हैं एंशियंट डायनेस्टी के, यानी कि जितने भी प्राचीन समय में, ये देखो वंशाचरितम क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री है। अब हम लोग देखेंगे कि देखो जो वंशानुचरितम है, ये किसी भी पुराण में पाया नहीं गया है। दी ओनली पुराण दैट है वंशाचरितम आर मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण में ये सब मिला गया, गरुड़ पुराण। ये क्या है, हम लोग रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग जो आएंगे अब इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये हिंदू टेक्स्ट के बारे में हम लोग पढ़ लिए, जिसमें हमने क्या देखा, श्रुति देखा। जस्ट आपको माइंड में याद करने हैं कि श्रुति मतलब क्या है, जो चीजें सुनी हुई जा रही है, तो अरण्यक, ब्राह्मणास, वेदांग, वहां पर मैंने सत्यपथ ब्राह्मण के बारे में बताया। और उसके बाद हम लोग क्या बात करें, हमने स्मृति टेक्स्ट के बारे में बात की, हमने वेदास के बारे में बात की, वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं पुराना के बारे में, उपनिषद के बारे में हमने बात की। ये सब क्या है, एक लाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बस इतना जान लो कि ये सब चीजें कुछ एक्स्ट्रा, इससे क्वेश्चन उतना नहीं आएगा। हाँ, ब्राह्मणा अरण्य के ये श्रुति समृद्धि टेक्स्ट याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं वेदास से भी। तो ये क्या है, ये एक तरह का सोर्स है। अब देखो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखो दो टाइप में था, एक था पाली टेक्स्ट, दूसरा था अनुपाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट क्या है, ये जो पाली लैंग्वेज में लिखी गई है वो जो है पाली टेक्स्ट में है। और देखो इसमें हम लोग सारे देखेंगे कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद ही जितने भी टेक्स्ट हुए हैं ना, इनके किताबें वो कंपोज किए गए थे। जन्म, जब तक जन्म में थे तो ये भी किताब कंपोज नहीं होते। और बुद्धिज्म में ये जो जब तक गए थे, जो भी ये
स्पीच दे रहे थे, जैसे सारनाथ में दिए, बोध गया में, जहाँ भी ज्ञान प्राप्ति हुई हर जगह जगह, तो ये ओरली फॉर्म में देते थे। जब इनका मृत्यु हो गया तो इनके क्या थे, हीनयान और महायान में दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। तो हीनयान और महायान वालों ने मिलकर इस त्रिपिटक की रचना किया था। तो ये बात याद रख लेना। तो त्रिपिटक मतलब क्या होता है, थ्री बास्केट। थ्री बास्केट ये था कि इसमें महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश है वो लिख के और इसी बास्केट में डाल दिए जाएंगे। तो आपको ये समझ लेना। अब त्रिपिटक क्या था, सबसे पुराना जो है और मोस्ट पाली लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिपिटक। अब त्रिपिटक मैंने बता दिया कैसे कंप्रोमाइज किया गया। तो देखो, जो त्रिपिटक कंप्रोमाइज विनय पिटक, इसमें कौन कौन पिटक थे, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये जो थे क्या थे, त्रिपिटक में थे। और देखो जो सूत पिटक एंड यहाँ पर देखो अभिधम्य पिटक, ये कब कंपाइल किए गए थे, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल कर दिए गए थे 483 बीसी में। और ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया था, तो ये अजात शत्रु ने क्या किया था, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। और ये कहाँ पर, राजगीर बिहार में है। वाइल्ड यहाँ पर देखो, अब अभिधम्य पिटक कहाँ गया था, तो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये टाइम पीरियड याद कर लेना, 250 बीसी, और हेल्ड इन पाटलिपुत्र बिहार। यानी कि ये जो है अशोक ने करवाया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, और इसमें अभिधम्य पिटक के बारे में करवाया गया था। अब देखो त्रिपिटक क्या करता है, ये सोशल रिलीजियस लाइफ के बारे में बता रहा है उस टाइम के बारे में। और ये जो है, यानी कि इस टाइम तो जो जीसस क्रिस्ट है उनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो बौद्धिज्म भी ये आप कह सकते हो कि क्रिश्चियन से बड़ा धर्म है। अब देखो विनय पिटक के बारे में हम लोग बात करेंगे। विनय पिटक क्या करता है, ये डिसिप्लिनरी रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बता रहा है और मोनिस्टिक लाइफ के बारे में बता रहे हैं। आप ये समझ लो कि कैसे डिसिप्लिन में रहना है, रूल एंड रेगुलेशन। आप अगर बौद्धिज्म को फॉलो कर रहे हो तो उनके अकॉर्डिंग कैसे रहना है। और मोनिस्टिक लाइफ आप जानते हो, मोनिस्ट्री में रहते थे बुद्धिज्म लोग, गुफा में। अब देखो सूत पिटक क्या है, सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है त्रिपिटका में। अब यहाँ पर देखो अम्बाता सूत पिटक ऑफ दीघा निकाय। सूत पिटका कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल प्राइड ऑफ क्षत्रिय ब्लड प्यूरिटी। यानी कि जो सूत पिटक है, अम्बाता सूता निकाय, सूता और दीघा निकाय में आप लोग देखेंगे कि ये क्षत्रिय के बारे में बहुत प्राइड फील करते हैं अपने ब्लड को प्यूरिटी के लेकर। यहाँ पर देख लो। और अगुत्तरा निकाय ये बताता है, ये किसका कंटेंट, ये भी सूत पिटक है। ये 16 महाजनपद के बारे में बताता है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, कौन सा 16 महाजनपद के बारे में बता रहे हैं, तो अगुत्तरा निकाय बता रहा है। अब देखो जातक ऑफ खुद का निकाय, सूत पिटका कंटेंट 549 फोल्क टेल्स ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। इसमें बता रहा है कि 549 फोल्क टेल्स हैं, जो बता रहा है कि गौतम बुद्ध क्या है, वो पहले भी जन्म ले चुके हैं। अगर आप फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल देखोगे तो उसमें स्थेरावादीन और थेरावादीन, जिसमें हीनयान सेक्ट निकला था, वो लोग ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा को मानते थे। वो लोग मूर्ति पूजन के बारे में नहीं मानते थे। वो मानते थे कि बौद्ध जो है, गौतम बुद्ध, ये एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ये सिर्फ और सिर्फ टीचर हैं, ये कोई भी भगवान नहीं है। अब देखो यहाँ पर दी कंपाइलेशन ऑफ जातका हैड बिगन इन, जो जातक कथाएं हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या है, ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी में बन गया था। और दिस फैक्ट इज वेरी क्लियर फ्रॉम सीनरीज कार्व ऑन द रेलिंग ऑफ हरवता सांची स्तूपा। यानी कि ये जो है, जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप आप देख लेना, ये भी रिलेटेड किससे है, अशोका से रिलेटेड है और बुद्धिज्म से है। तो ये कहाँ पर हुआ, भरूच स्तूप से इन्होंने यहाँ से कंपोज किया गया था। अब देखो जो वर्स पार्ट है उसके जो ओल्डर, ये जो प्रोज पार्ट है यानी कि स्तूपा में, वो क्या है, ओल्ड है। अब देखो यहाँ पर द कंपाइलेशन ऑफ वर्स पार्ट ऑफ जातका हैड बीन कंप्लीटेड ऑफ सेकेंड सेंचुरी एडी। यानी कि जो वर्स पार्ट है कब कंप्लीट किया गया था, ये माना जा रहा है कि सेकेंड सेंचुरी एडी में इसे कंप्लीट कर दिया गया था। किसको, वर्स पार्ट ऑफ जातका को। और यहाँ पर आप देखो कि जातका जो है वो क्या बता रहा है, रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट है, ये सेकुलर टेक्स्ट नहीं है। ये जो है किस पे, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट लाइफ के बारे में बता रहा है। अब हम लोग अभिधम्य पिटका के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है, ये जो है टीचिंग ऑफ बुद्धा के बारे में बता रहा है, ये डॉक्ट्राइन के बारे में बता रहा है। और स्कोलास्टिक मैटर, यानी कि बुद्ध भगवान के आखिर मैटर क्या था। देखो बुद्धिज्म वाले लोग क्या थे, ये लोग मूर्ति पूजन को, भगवान को बहुत नहीं मानते थे। देखो ना ही क्रिटिसाइज करते थे ना ही मानते थे। इनका पर्सपेक्टिव जो था न्यूट्रल था। ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी भगवान होते नहीं है, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। और देखो दो टेक्स्ट है, दीप वंशा, ये महावंशा, ये कहाँ पर है, ये श्रीलंका में इसे क्रिएट किया गया था। ये उस टाइम का देखो 4th सेंचुरी एडी। और इंडिया के बारे में भी ये बोलते हैं ना, कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड के बारे में बताता है और बुद्धिज्म के बारे में ये रिलेटेड करता है। अब देखो एक टेक्स्ट जो है आप बहुत ही आसानी समझोगे, जिसे
मिलिंद पानो टेक्स्ट है। ये जो है ये क्वेश्चन आंसर है। मिलिंद पानो जो इंडो बैक्टीरियन किंग थे, यहाँ पर ग्रीक किंग थे, इंडो ग्रीक किंग थे। अब इंडो ग्रीक किंग अगर आपके मन में कहीं भी क्वेश्चन आ गया, तो अगर कहीं भी सुन रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडो ग्रीक किंग मतलब क्या, इंडिया से भी कुछ चीजें रिलेटेड है। माँ बाप पिताजी इंडिया से भी हो सके, माँ इंडिया से हो गए, पिताजी ग्रीक से हो गए, या पिताजी ग्रीक से माँ इंडिया से। तो ऐसे इनका क्या था, जो ब्लड हो इंडिया से कहीं ना कहीं रिलेटेड था, तो इंडो ग्रीक किंग थे। और इन्हों जब ये पूरे इंडिया को आक्रमण किए थे, जीत लिए थे, तो क्या किए थे कि जब ये मालपाट जीत के यहाँ तो उड़ीसा तक, पाटलिपुत्र तक ये वापस जा रहे थे, तो उन्हें एक बुद्धिस्ट मुंक मिलते हैं जिनका नाम था नागासेन या नागार्जुना बोलते हैं। तो उन दोनों के बीच में क्वेश्चन आंसर हुआ और उसी को मिलिंद पानो बोला जाता है। ये कब हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी और सेकंड सेंचुरी में। और क्वेश्चन आंसर में जो है मिलिंद पानो जो, यानी कि सॉरी, मिलिंद जो थे इंडो बैक्टीरियन किंग थे, वो सारी जीवन के सत्य के बारे में समझते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इज लिवली डिस्क्राइब इन इट। अब देखो हमने जैसे ये बात कर ली, अब पाली टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग अनुपाली टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अनुपाली टेक्स्ट क्या है, अमंग अनुपाली टेक्स्ट संस्कृत टेक्स्ट अदर। इसमें अनुपाली में क्या है, संस्कृत टेक्स्ट का यूज किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका मेन रीजन ये भी था कि वो लोग क्या कर रहे थे, जो उससे बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, पाली तो सही था उस टाइम में, नेचुरल लोग भी पाली बोलते थे, लेकिन उसके बाद क्या होने लगा कि अनुपाली टेक्स्ट क्या थे, ये दिव्य दान। आपको मैं समझ आ रहा हूँ कि ये क्या है, एक तरह का अनुपाली टेक्स्ट है। और यहाँ पर देखो आर्य मंजू श्री मूलकल्पा, यानी कि अब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, आर्य मंजू श्री मूलकल्पा, ये क्या है, ललित विस्तार और ईटीसी, ये क्या है, ये भी अनुपाली टेक्स्ट में है। ये दिव्य दाना देखो, दिव्य दान क्या है, ये बताता है स्टोरी ऑफ लेटर मौर्य किंग, शुंगा किंग और पुष्यमित्र शुंगा एंड लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। यानी कि अब दिव्य दाना अगर आपको याद करें तो कैसे बात करोगे, अब दिव्य कौन थे, दिव्य महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, तो इनसे याद कर लोगे गौतम बुद्ध दिव्य थे और इनसे रिलेटेड है। और लेटर मौर्य पीरियड जो शुंगा डायनेस्टी थे, अब शुंगा पुष्यमित्र कौन थे, ये ब्राह्मण थे, अपने आप को ब्राह्मण के बारे में माना जाता है, ये ब्राह्मण थे। अब हम लोग देखते हैं आर्य मंजू श्रीमुलकल्पा के बारे में। देखो जैसे जैसे पढ़ रहे हो, ये जो है टोटली आपको याद ही करने हैं, जितने भी सोर्सेज में कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करूंगा, लेकिन आप अगर याद नहीं कर रहे हो टेक्स्ट, तो ये नहीं होने वाला कि कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे और डायरेक्ट आपके दिमाग में घुस जाए। क्योंकि ये एक तरफ का क्या है, एक तरफ का आप कह सकते हो कि स्टोरी फॉर्मेट समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्चुअल चीजें हैं आपको याद करने जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम लोग जैसे हमने वो कर लिया, अब हम लोग यहाँ पर देखो जैना टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे कि जैना टेक्स्ट क्या था। तो क्या ये जैना जो टेक्स्ट है ये किस पे लाइट थ्रो कर रहा है भाई, तो ये जो जैना टेक्स्ट है आप यहाँ पर देख लो, जैना टेक्स्ट जो है वो जो है वो थ्रो कर रहा है किस पे, आपका रिलीजियस सोशल एंड कंडीशन ऑफ दैट टाइम के बारे में बता रहा है कि रिलीजियस सोशल कंडीशन क्या था उस समय का। तो ये जो है हमारा जैना टेक्स्ट बता रहा है। और यहाँ पर देखो ये कब कंपाइल किया गया था, तो 6 सेंचुरी एडी से लेके सेकेंड जैन, यानी कि यहाँ पर देखो महासभा हेल्ड एट वल्लभी इन गुजरात, जब ये सेकेंड जैन वल्लभी गुजरात में हुआ था ना, तब ये किया गया था। इनमें टोटली जो है ना दो हुए थे, सिर्फ दो कंपोज किए थे। जब मैं जैनिज्म पढ़ाऊंगा तो वो सारी अच्छे से पढ़ा दूंगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वहीं पर अच्छे से क्लियर कराऊंगा। अमोंग द जैन टेक्स्ट 12 अंग आर इम्पोर्टेंट, जिसमें 12 अंग के बारे में बताए थे कि 12 अंग कौन कौन से हैं। देखो दी अचरंगा सूत्रा कंटेन डिसिप्लिनरी रूल्स रेगुलेशन फॉर जैन मंक्स, यानी कि जो अचरंग सूत्र है ये क्या बता रहा है कि क्या डिसिप्लिनरी रूल्स रेगुलेशन हो रहे हैं। अरे भाई बहुत डिसिप्लिनरी रूल रेगुलेशन है इनके, मतलब सांस लो तो नाक पर मुस्लिम कपड़ा बांध लो, ताकि जो कीड़े मकोड़े अंदर ना जाए, बाहर चलो तो झाड़ू लगाते चलो क्योंकि कीड़े मकोड़े ना मर जाए। मतलब खेती बाड़ी तो करो नहीं क्योंकि उससे भी कीटाणु मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो ये भी आपको करने नहीं है। तो भाई करने क्या है, इतना रूल रेगुलेशन था कि कहीं ना कहीं इनका डिक्लाइन होने का रीजन ये भी था। ये दो पार्ट में था, एक श्वेतांबर था, दिगंबर था। दिगंबर जो था वो आपको मैं बता दूं भद्रबाहु थे, और श्वेतांबर जो थे स्थूलभद्र। ये आपको मैं समझाऊंगा, समझने की कोशिश नहीं करना है। अब देखो इनके जो है महाजन महावीरा कौन थे, महावीरा ये आप ये भी क्षत्रिय क्लैन में पैदा हुए थे, और इनकी माता जी के संबंध लिच्छवी की प्रिंसेस से भी था। तो ये महाजनपद के टाइम पे हुए थे, तो 16 महाजनपद उनके समय में था। अब देखो नाम धम्मा अ कथा सूत्रा कंटेन द प्रीचिंग ऑफ महावीरा, अंटक दोषा अनुत्तरा वायोद्यस है, थोड़ा देखो प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है। कंटेन लाइफ स्टोरी ऑफ फेमस जैन monks। यहाँ पर देखो विवाह सुयम, ये सब क्या है,
बता रहा है कि कर्म फल, यानी कि देखो विवाह स्वयं क्या है, ये कर्म फल के बारे में बता रहा है, फ्रूट्स के बारे में, कि जैसा भाई आपका कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। अब देखो मैंने बताया ना, भद्रबाहु चरिता कंटेन द लाइफ स्केच ऑफ जैन आचार्य भद्रबाहु अलॉन्ग विद इलेक्शन ऑफ लेटर मौर्य किंग चंद्रगुप्त मौर्य। इनका भी अपना एक कहानी है। देखो ये क्या होता है ना कि जब वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि जब मगध के साम्राज्य पे पूरा राज कर लेते हैं राजगद्दी, तो उन पे बहुत ही अकाल पड़ता है। तो ये भद्रबाहु क्या करते हैं, इनको लेके कर्नाटका के स्वर्ण बेलगोला में जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर अकाल पड़ गया है, आप चलिए वहां पर, हम लोग वहां पर तपस्या करेंगे तभी ये निवारण हो सकता है। तो इस स्वर्ण बेलगोला में जाते हैं और जो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के तो संस्थापक बन, सॉरी संस्थापक नहीं, ये इनके प्रचार प्रसारक भी बन जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि 5 दिन या 5 या 7 दिन, या ये कह सकते हो बिना खाए पिए अपना पूरा शरीर ये त्याग देते हैं। अब देखो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हिस्ट्री जो है क्या है, प्रशिष्ट पर्व जो है ये जैन आचार्य हेमचंद्र ने लिखा है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है। अब प्रशिष्ट पर्व क्वेश्चन अगर किसके द्वारा लिखा गया, तो हेमचंद्र के बारे में ये लिखा गया। अब हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। हिस्टोरिकल टेक्स्ट क्या है, हमने हिस्टोरिकल टेक्स्ट तो बात करी, ये जो है आपका सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, यानी कि सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट क्या मतलब, कि देखो इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें बिलीव भी किया जा सकता है, बिलीव नहीं भी किया जा सकता। तो ये हिस्टोरिकल और सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में आप इसे बना सकते हो। तो ये सेमी बोल सकते हो, हिस्टोरिकल टेक्स्ट बोल सकते हो। अब देखो कुछ लोग तो कौटिल्य को भी बोलते हैं कि ये जो है इमेजिनेशन है, कौटिल्य रियलिटी में था नहीं, क्या आपका सोर्स है, क्या प्रूफ है। क्योंकि 1921 सॉरी 1930 के करीब एक कौटिल्य जो है, जो भी अर्थशास्त्र है ना, इनका एक पत्ते पे मिला था, कि ये पेपर पे लिखा हुआ था, तो एक जाके लोग उसके बाद जानने लगे। तो हमें इतना प्रूफ नहीं दे सकता, हाँ, लेकिन जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं तो आपको सारे पढ़ने हैं। ये नहीं करना है कि कौटिल्य जो है इमेजिनेशन है, नहीं भाई, वो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे तो आपको पढ़ने हैं। अब देखो ऐसा कोई इंसिडेंट इंडिया का कोई टेक्स्ट नहीं है जो प्रॉपरली क्या कर रहा है, लाइट बता रहा है, रिलीजियस कलर, यानी कि प्रॉपरली एविडेंस दे रहा है कि पास्ट क्या रहा होगा। बट कुछ टेक्स्ट हैं जो क्या है, डिस्पर्स मैटर में है, बट वो क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या लाइफ होगा। अब देखो जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त इनका नाम था। इनका माना जाता है कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे नंदा वंश को उपदस्त करके मौर्य को क्या किया था, राजगद्दी पर बैठा दिया था। तो ये देखो आज कंपाइल्ड कब किया था, 4th सेंचुरी बीसी में क्या किया था, कंपाइल्ड किया गया था। इट गिव ओनली डिटेल इंफॉर्मेशन। देखो ये किसके बारे में बता रहा, तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बारे में बताएगा, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताएगा, सोशल रिलीजियस लाइफ के बारे में बताएगा, और जो भी लोग थे उनके समय में उनके बारे में बताएगा। अब देखो यहाँ पर किससे ये कंपेयर किया जाता है, तो अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स, यानी कि अरिस्टोटल जो है, अगर आप शायद पॉलिटिकल साइंस पढ़े होगे या ऑप्शनल तो नहीं होगा, मैं नहीं मानता, क्योंकि आप वन एग्जाम अगर आपने कॉलेज में पढ़ी होगी, तो अरिस्टोटल पॉलिटिक्स के थ्योरी के आप लोग सारे समझते होंगे कि इनके अकॉर्डिंग क्या ये बोले थे कि पॉलिटिक्स में क्या थे। ये देखो थोड़ा सा इनको वार वो दे रहा हूँ ओवरव्यू। जब ग्रीस और एथेंस, यानी कि तुम कह सकते हो वार होता है स्पार्टा में, तो जो अरिस्टोटल के जो थे ये उसी से संबंधित करते हैं। और ये आपको देख लो, ये अरस्तु हैं, तो ये सब है। और मेकावली का प्रिंस से भी रिलेट किया जाता है। मेकावली प्रिंस का सिद्धांत क्या था, कि इनका गुण जो राजा है वो क्या होना चाहिए, सारे गुणों से संपन्न होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, डिफिकल्ट सिचुएशन में निर्णय ले सके, अकेले दम पे खड़ा हो सके। तो ये जो है मेकावली प्रिंस का थियरी दिए थे, और इनका उनसे रिलेट किया जाता है। और इसमें अर्थशास्त्र में भी दिए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बात किया जाता है। अब देखो कमांडर का नीति सारा है, 4th और 6th सेंचुरी एडी में हुआ था। ये किस पे लाइट कर रहा है आपको, ये मोनार्ची ऑफ गुप्ता पीरियड के बारे में बता रहा है, यानी कि गुप्ता पीरियड कब कैसा था, उसका मोनार्की सिस्टम कैसा था। अगर मैं आपसे बात करूंगा ना, तो आपको जस्ट याद कर लेना है कि इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा। क्योंकि देखो मैंने बीसी पहले ही समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है क्या हो रहा है, एक एडी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। बीसी सबसे पुराना वाला समय, एडी बीसी के बाद का समय। अब देखो शुक्र, इनके शुक्र नीति अनुसार ये कि किस पे लाइट थ्रो कर रहा है, ये भी मोनार्ची पे लाइट थ्रो। मोनार्ची मतलब क्या है, रूल बाई किंग, यानी कि जो राजा के द्वारा राज किया जा रहा है उसे पे ये लाइट फोकस कर रहे हैं। मोस्टली ये अपने किताबों में बता रहे हैं। अब देखें यहाँ पर नीति सारा, नीति व्याकमरिता गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि ये जो भी है, ये देखो नीति सारा या शुक्र नीति जो भी है, ये क्या कर रहे हैं, मोनार्की के बारे में बता रहे हैं। अब बृहस्पति के बारे में देखेंगे, बृहस्पति अर्थशास्त्र, ये क्या है,
ये जो है कौटिल्य जो थे उनके ट्रेडिशन के बारे में ही एक तरह का सेम ट्रेडिशन है और सेम टेक्स्ट है। अब यहाँ पर तो हमने समझा। और देखो, ये में भी हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो आपको क्या करना है कि इसे कट कर लो, पार्ट बाई पार्ट देख लो, या जितना हो सके उतने आप, या रिवीजन के पर्पज से यूज कर लो कि अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो आप इसे रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन भाई ये टॉपिक ही लेंदी है, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें पढ़ना हो रहा है तो सारी चीजें याद करने, अगर मैं इतना 100% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ये लेक्चर देख के दोबारा अगर तुम अपने किताब खोलते हो और पढ़ते हो, भाई एक नहीं छूटेगा, सारे के सारे याद हो जाएंगे आपको, सारे के सारे। अब देखो, जो बेस्ट सोर्सेज है वो हमारे हिस्ट्री में, उसे हम राजतरंगड़ी बोलते हैं। ये कन्हाना ने लिखा था 12th सेंचुरी में, एडी, यानी कि एडी में लिखा था। मैंने आपको समझा दिया, जब एडी दिमाग में आए तो आपको टाइम पीरियड याद रख लेना कि एडी कब है, बीसी कब है। तो ये एडी की बात किया जा रहा है। ये जो मोस्टली कश्मीर रीजन में हुआ था, तो कश्मीर के किंग के बारे में बता रहा है। और उन पर एक एग्जाम्पल भी थे, आर.सी. मजूमदार जो थे, ये क्या है, हिस्टोरियन भी है, कि इन्होंने ये बताया कि देयर इज ओनली वन हिस्टोरिकल वर्क प्रॉपरली सो कॉल्ड रिटेड बाय कल्हना, यानी कि एक ही हिस्टोरिकल वर्क है जो सो कॉल्ड लिखा गया है, प्रूफ जिसे माना जा सकता है कश्मीर में राजतरंगड़ी, वो ये है। अब हम लोग बात करेंगे सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। सेमी हिस्टोरिकल क्या टेक्स्ट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट को भी हम लोग मोस्टली सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उतना देखो फोकस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग अपने बारे में कि हमारा थियरी क्या था, ओरिजिन क्या था। तो ये इससे भी रिलेटेड हो जाता है। अब देखो, थो पाणिनि अष्टध्यायी, पाणिनि अष्टध्यायी में लिखा था, ये क्या है, टोटली ग्रामर बुक है। ये फोकस कर रहा है कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या था प्री मौर्य एंड मौर्य पीरियड के बारे में, यानी कि प्री मौर्य। प्री मौर्य जस्ट आपके दिमाग में आएगा तो ये नंदा पीरियड याद रख लेना, क्योंकि वहां पर घनानंद, ये सब नंद जो डायनेस्टी के रूलर थे वो राज करते थे। और मौर्य पीरियड यानी कि टोटली मौर्य। और फिर लेटर मौर्य, यानी कि लेटर मौर्य आएगा तो ये आपका शुंगा डायनेस्टी सब आ जाएंगे, और साउथ के रूलर भी उस टाइम पे इमर्ज होने लगेंगे। अब देखो, शेख गर्गी, गर्गी संहिता लिखे थे। ये क्या था, ये एक पार्ट था युग पुराण का, जो ज्योतिष के बारे में बता रहा है। और ग्रीक एंड सीथियंस इन्वेजन। अब सीथियंस कौन थे भाई, ये सका, मैंने आपको बताया ये भी मानता था कि ट्राइबल फॉर्म में थे, तो सीथियंस इन्वेजन के बारे में ये बता रहा है। अब पतंजलि के जो महाभाष्य है, ये क्या है, ये कमेंट करता है कि इस पे, पाणिनि का अष्टाध्यायी पे। अब पतंजलि का महाभाष्य और पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये क्या है, ये टोटली डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो, अष्टाध्यायी जो है किसके बारे में बता रहा है, प्री मौर्य मौर्य पीरियड के बारे में बता रहा है। और महाभाष्य भी बता रहा है। महाभाष्य मैंने आपको पहले ही पढ़ा है। कालिदास का जो देखो, ये बहुत अच्छा किताब है। मालविकी मालव सॉरी, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलती थोड़ा हो जा रहा है, मिस्टेक हो जाता है। मालविकी गगनमित्रा, ये क्या होता है, एक ड्रामा प्ले करता है। और ये टोटली बता रहा है उस टाइम के बारे में कि एक तरह का रिटन खुद उन्होंने लिखा है। और पॉलिटिकल कंडीशन सुंगा डायनेस्टी के बारे में बता रहा है, प्रीवियस रॉयल डायनेस्टी के बारे में बता रहा है। ये कह सकते हो कि ये एक तरह का क्या है, आईना है कि उस टाइम का। अगर हमें देखना, जैसे मान लो हमें संविधान पढ़ना है, तो हम बोलेंगे संविधान को मुझे आईना ला के दिखाओ। कॉन्स्टिट्यूशन का तो हम अपना प्रस्तावना प्रियम्बल दे देते हैं, लो भाई ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। तो हम लोग उसे आईना देख लेते हैं, और हमारा, हम भी अपना चेहरा खुद के आईने से देख लेते हैं कि हमारा चेहरा कैसा है। अब यहाँ पर देखो, विशाखा दत्त मुद्राक्षस जिन्होंने लिखा था, ये भी क्या था, एक ड्रामा के फॉर्म में था। और ये डिस्क्रिप्शन किसके बारे में दिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दे रहा है, और उनके प्राइम मिनिस्टर चाणक्य के बारे में दे रहा है, और उस टाइम के समकालीन राजा यानी कंटेम्प्रेरी किंग के बारे में बताता है। कौन बताता है, विशाखा दत्त के मुद्राक्षस बता रहा है। और ये भी देखो, ये जो है टोटली क्या बोल रहा है, ये भी बता रहा है कि कैसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ये नंदा डायनेस्टी को पदस्थ करके, नंद लास्ट रूलर को हरा करके खुद के ऊपर रूल किया था। अब हम लोग इतना तो समझ गए कि सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में क्या क्या थे। मैंने आपको समझा, महाभाष्य थे, अष्टाध्यायी थे, मुद्र राक्षस कुछ किताबें हैं। यहाँ पर आप लोग देख लो, मालविका गणामित्रा है, ये क्या है, ये कुछ किताबें ड्रामा के फॉर्म में। पाणिनि अष्टाध्यायी क्या है, ग्रामर का फॉर्म में, तो शुंगा डायनेस्टी और मौर्य पीरियड के बारे में बता रहा है। तो ये सारे क्या है, एक तरह के टेक्स्ट हैं। अब हम लोग बायोग्राफिकल टेक्स्ट देखेंगे। बायोग्राफिकल टेक्स्ट मतलब क्या, कि किसी के बायोग्राफी पे लिखा जा रहा है। अगर मान लो बायोग्राफी एक होता है, एक ऑटोबायोग्राफी होता है। तो बायोग्राफी क्या होता है, कोई दूसरा आपके बारे में लिख रहा है। ऑटोबायोग्राफी, मैं खुद अपने बारे में लिख रहा हूँ। बहुत सारे रूलर जो थे खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखते थे, तो यहाँ पर थे। तो बायोग्राफी रूल ये क्या है, ये सारे के सारे सोर्सेज हैं जिससे हम अपने इतिहास को समझ रहे हैं कि हमारा इतिहास क्या होगा, हम कैसे रहे होंगे। तो ये देखो, सबसे बड़ा बायोग्राफिकल टेक्स्ट क्या था, बाणभट्टा। इन्होंने कंपोज किया गया था क्या, हर्षचरिता किया था। इसमें जो है
हर्षवर्धना के बारे में बताया जा रहा है और इसका टाइम पीरियड 620 एडी था। ये देखो, ये सबसे, ये कह सकते हो अर्लीस्ट बायोग्राफिकल टेक्स्ट था जो हमारे देश में प्रेजेंट है। और ये हर्षचरिता किस में लैंग्वेज में है, तो हर्षचरिता है ये संस्कृत लैंग्वेज में है। और यहाँ पर देख लो कि ये जो हर्षचरित थे, हर्षवर्धन अब पुलकेशन जीते सब फाइट लड़े थे, उसमें भी ये क्या किए थे, हार गए थे। तो वो मैं बाद में बताऊंगा। इट कंटेन्स 8 उच्छवा चैप्टर। द फर्स्ट 3 चैप्टर कंटेंट क्या करता है, जिसमें फर्स्ट 3 चैप्टर ऑटोबायोग्राफी, यानी कि ऑटोबायोग्राफी बाणभट्टा के बारे में बता रहा है, खुद के द्वारा लिखा हुआ, यानी कि थर्ड चैप्टर। और 5 चैप्टर क्या कर रहा है, ये हर्षवर्धना के बारे में बता रहा है, यानी कि 3 जो है उसमें तो 8 पार्ट में लिखे गए, तो 3 ये बाणभट्टा इन्होंने लिखा, जो इनके पोएट थे, दरबारी कवि कह सकते हो ये थे, तो उन्होंने लिखा। और जो बचा हुआ 5 पार्ट था तो हर्षवर्धना के बारे में लिख देना, इन्होंने क्या किया, उसे लिख दिया था। अब देखो वाद वाघपटिराज, यहाँ पर देख लो, गौडवाहा कंटेन डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ विक्ट्रीज ऑफ यशोवर्मन। ये यशोवर्मन जो क्या थे, ये चंद्रा रूलर थे कनौज के। यहाँ पर देख लो, ये कनौज पहले बहुत ही फेमस था, क्योंकि ट्री स्ट्रगल, जो थ्री युद्ध हुआ था ना, कि कनौज के लेके पाला भी लड़ रहे थे, गुर्जर वाले भी लड़ रहे थे, साउथ साउथ के भी लड़ रहे थे, पल्लवा भी लड़ रहे। तो इससे लेकर क्या हुआ, कनौज के लेकर बहुत ही युद्ध हुआ था। ये मिडाइवल पीरियड में था, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सब अच्छे से समझाऊंगा। अब देखो, ये माना जाता है कि ये देखो, ये क्या है, गौड़ा रूलर से हर्षवर्धना का भी शशंका से माना जा रहा है कि उनसे युद्ध हुआ था, एक माना गया था। तो देखो, गॉड किंग ऑफ कनौज यशोवर्मना के बारे में बता रहा है। अब देखो, बलाल्स जो है भोजा प्रबंध कंटेन द लाइफ स्टोरी ऑफ भोजा, यानी कि द परमार रूलर ऑफ मालवा। ये क्या थे, परमार रूलर थे, परमार के हम से थे, राजा भी थे, तो ये क्या थे, भोजा प्रबंध के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर देखो, बिल्हना विक्रम चरिता रिकॉर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ हिज पेट्रन विक्रमादित्य विक्रमंका द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी। अब देखो, जो बिल्हना के जो विक्रमांका चरित्र था, वो क्या बता रहा है कि उनके पेट्रॉन्स के बारे में जा रहा है, विक्रमादित्य सिक्स। अब विक्रमादित्य क्या है, ये एक तरह का उपाधि था, क्योंकि बहुत सारे रूलर को विक्रमादित्य का उपाधि मिला था। तो ये क्या है, एक तरह का ही उपाधि था जो इन्हें मिला था, विक्रमांका जो चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी के थे। अब देखो, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये बता रहा है विक्रमादित्य सिक्स विक्रमांका के बारे में, थ्रोन, यानी कि कैसे राजगद्दी पे इन्होंने यहाँ पर बैठे थे। अब देखो, संध्याकार नंदीन रामचरिता थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ पाला डायनेस्टी, यानी कि अगर पाला डायनेस्टी के बारे में कौन थ्रो करे, तो रामचरिता कर रहा है। और जो नंदीन है, उन्होंने खुद को वाल्मीकि कहा था कलियुग का, और रामपाला जो पाला डायनेस्टी के रूलर थे, उन्हें राम के फॉर्म में पेट्रोट किया है। एक बात समझ लो, भगवान राम की तरह आदर्श पे वो चल रहे हैं, तो ऐसे किया गया। और पाला डायनेस्टी का फॉर्मेशन अगर कोई आपसे पूछ दे तो किसने किया था, तो आपको याद होना चाहिए, इसका फॉर्मेशन जो है गोपाला ने किया था। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, होप कर रहा हूँ आप सभी लोग देख रहे होंगे, क्योंकि आई डोंट नो कि कोई मुझ पे बिलीव करेगा देखेगा नहीं। हालांकि सारे लुसेंट का मैं वीडियो बना दूंगा अगर टाइम मिला तो जरूर, क्योंकि मुझे भी कॉलेज जाने होते पढ़ता हूँ। तो हाँ, ये हो सकता है कि सारे के सारे में टाइम मिलेगा और सारे कॉन्सेप्चुअल पर करा दूंगा। बस आप लोगों से यही है कि थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, आई, क्योंकि मेरे पास उतने सब्सक्राइबर है नहीं। तो यही आपसे बोल रहा हूँ कि कर देना, हेल्प मेरी भी हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। अब देखो, हेमचंद्र, मैंने आपको पहले ही बताया था हेमचंद्र के बारे में। इनका एक प्राकृतिक टेक्स्ट है जो को कुमार पाला चरिता डिस्क्राइब क्या करता है, चालुक्य सोलंकी किंग के बारे में बता रहा है, जो अनिवाला के थे। अब देखो, यहाँ पर इट ऑल्सो देखो, दव्य काव्य, दव्य काव्य क्या है, ये साइमल्टेनियसली नरेट कर रहा है कुमारपाला के बारे में, कि ये कुमारपाला जो है साइमल्टेनियसली इनके बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जितने भी टेक्स्ट है, तो सारी चीजें देखो याद नहीं हो सकते हैं। मैं भी मानता हूँ कि इतने टेक्स्ट है, आपको एक बार में याद करने बैठोगे नहीं याद होगा। तो आपको क्या करना है कि या तो वीडियो एक बार देख लो, फिर आपको टेक्स्ट को अपने लुसेंट की किताब से 2-3 बार रिवीजन करने होंगे, तभी याद होंगे। देखो, आनंद भट्टा जो बाला चरिता थे डिस्क्राइब करते हैं हिस्ट्री ऑफ बलाल सेना के बारे में बता रहे, दी सेना रूलर ऑफ बंगाल के बारे में। अब देखो, चंद्रबरदाई, ये तो बहुत ही पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता रहा है। ये किसके दौर थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के। अगर आपको कोई बोलेगा कि पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद गौरी से वार हुआ था, वो कौन थे, पृथ्वीराज चौहान जो है ये थर्ड थे भाई, फर्स्ट सेकंड अलग होंगे, थर्ड थे। ये चौहान रूलर ऑफ शाकंभरी थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, द फर्स्ट एपिक ऑफ हिंदी लैंग्वेज लिखा था। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान
पृथ्वीराज रासो जो थे वो क्या कर रहे हैं, ये लाइफ अकाउंट के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में, कि जो है पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बारे में हुआ था। यानी कि क्या हुआ था, जो फर्स्ट बैटल हुआ था मोहम्मद गौरी के, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। बट इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद गौरी को जीवन दान दे दिया और ये छोड़ दिया। बट दूसरे बैटल में क्या होता है कि सेम पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा देते हैं। तो ये जो चंद्रबरदाई हैं, इनके पृथ्वीराज रासो का क्या है, किताब है जो हिंदी में है। अब देखो, जैनक्स पृथ्वीराज विजया कंटेन पोएटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रगल ऑफ पृथ्वीराज थर्ड एंड चौहान रूलर। यानी कि जितने भी चौहान रूलर है, जो जैनका और पृथ्वीराज है, ये सारे के सारे इनके बारे में बताता है। देखो, जयचंद्र हामिर काव्य, ये जो है एक प्रकार का ये भी टेक्स्ट है जो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हामिर देव दी चौहान रूलर ऑफ रणथंबोर के बारे में इनको बता रहा है। देखिए, राजानाथ सेकेंड अच्युत राज भयोदया थ्रो लाइट ऑन अच्युता देव राय तुलु रूलर ऑफ विजयनगर। यानी कि तुलु रूलर क्या है, विजयनगर के बारे में ये बताता है अच्युत राज भयोदया। अब किंगडम कौन कौन से थे, अगर आपको कृष्ण देव राय के बारे में जानते हो, जो आंध्र भोज थे, वो भी तुलु डायनेस्टी से ही फेमस कर रहे थे। अब चलो कुछ कोर्ट पोएट्स और उनके पोएट्स देख लेंगे कि किसके किस में। तो बाणभट्ट क्या थे, हर्षवर्धना के समय में थे। और देखो यहाँ पर वाकपटी राज क्या थे, वशिवर्मन के समय में थे, जो चंद्ररूप डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। यहाँ पर पदम गुप्ता परिमल जो थे वाकपटी मुनुज के थे, ये परमारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। वलाल जो थे मिहिर भोज, देखो ये मिहिर भोज सॉरी नहीं, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश के थे। ये सिर्फ भोज हो गया, राजा भोज थे। ये क्या थे, परमारा रूलर थे। बिल्हना बिल्हना की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये विक्रमादित्य से सिक्स्थ के बारे में बताता है। और ये चालुक्य के बारे में बता रहे हैं, यानी कि चालुक्य किंगडम से था। अब संध्याकार नंदी के बारे में बात करें तो ये रामापाला था। ये 1077 से 1020 तक ये थे। ये एडी के बीच में, अगर आपको ऐसे आए ना कि तो ये एडी में चल रहा है, हम लोग टाइम पीरियड के क्लॉक वाइज में चल रहे हैं। अब हेमचंद्र जो थे कुमारपाला के थे, चालुक्य सोलंकी के बारे में बताते हैं। जय सिंह सूरी जो थे कुमारपाला, यहाँ पर भी देख लो आप। आनंद भट्ट जो थे बालादेसाना थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज थर्ड, हमने इनके बारे में देखा कि कैसे मोहम्मद गौरी जो है वो इन पे अटैक कर लेते हैं। और जैनक पृथ्वीराजा थर्ड, यानी कि 1178 से 92, यानी कि एक चौहाना रूलर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जयचंद्रा जो थे, जयचंद्र और हेमचंद्र देखो दोनों अलग अलग पोइट हैं। तो ये जो जयचंद्र है हामिर देवा में है, और राजनाथ सेकंड अच्युत देवराय के बारे में थे। अब जितने भी इंडियन सोर्सेज थे, चाहे हमने लिटरेरी सोर्सेज की बात करी, चाहे मैंने हिस्टोरिकल सेमी हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात करी, वो क्या है, ये इंडियन थे। अभी हम लोग थोड़ा फॉरेन सोर्स के बारे में समझेंगे कि आखिर फॉरेन सोर्स थे क्या, कैसे फॉरेन में, या जो भी इतिहासकार आए हमारे देश में, तो उन्होंने एक अपने किताब लिखा था। तो उसके रिटर्न हम लोग सारे के सारे समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि फॉरेन में कैसे हमारा प्रचार हुआ। देखो यहाँ पर जो भी इंडिजिनियस सोर्स है उसे क्या फॉरेन सोर्स से रिलेट करके, और हमारे एक वैल्यूएबल जो है इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे आखिर हमारा वैल्यूएबल इतिहास था। तो देखो फॉरेन सोर्सेज क्या है, फोर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो ग्रीक रोमन्स, यहाँ पर देखो ग्रीक और रोमन्स जो आए थे, चाइनीज आए थे, तिब्बतन आए थे, अरबियंस आए थे। तो ये क्या है, चार कैटेगरी में है, और हम लोग चारों को अच्छे से समझेंगे। अगर देखो वीडियो अगर ज्यादा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो पॉज कर लो, और उसके बाद पार्ट बाय पार्ट तुम्हें समझना है, क्योंकि ये जो है चीजें हैं आपको समझनी पड़ेंगी खुद से। अब ग्रीक राइटर के बारे में बात करेंगे, तो ये प्री इलेक्जेंड्रियन टाइम्स, यानी कि हम लोग इलेक्जेंडर के समय से पहले की बात करेंगे, तो सिलेक्स थे, हेक्टेयस थे, मिलिटस थे, हेरोडोटस थे, और ये केटेसिस थे। ये जो है ये सारे के सारे प्री इलेक्जेंडर के टाइम में। अगर आपको क्वेश्चन भी आ जाए ना, फर्स्ट ग्रीक कौन आया था यात्री भारत में, तो सिलेक्स थे, 6th सेंचुरी बीसी में आए थे। और क्या थे, ये फर्स्ट ग्रीक राइटर जो थे, जो भारत के बारे में इन्होंने लिखा। और ये किसके सोल्जर थे, किंग डेरियस फर्स्ट के थे, और पर्सिया यानी कि ईरान के थे। इन्होंने किसने भेजा था, डेरियस फर्स्ट ने इंदज रिवर के खोज के बारे में करने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्हें भेज दिया था भारत में। अब यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने अपने ट्रेवल अकाउंट में कुछ किताबें लिखी और नॉलेज लिखा था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिमिटेड था। अब नेक्स्ट देखते हैं हेक्टस मिलिटस, जो 549 बीसी से 496 बीसी तक रहे थे। अगर आप देखो ये टाइम पीरियड क्या है, अपोजिट हो रहा है, यानी कि क्रिस्ट का भी बर्थ नहीं हुआ है। तो ये क्या थे, एक तरह के ग्रीक हिस्टोरियन थे। हिज नॉलेज अबाउट इंडिया वाज लिमिटेड टू इंडस वैली, यानी कि इनका भी नॉलेज जो है
लिमिटेड है। अब देखो जो हेरोडोटस है, इन्हें जैसे मैंने आपको बताया कि सीसरीज जो थे, पहले भी समझाया कि इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि सॉरी, इन्होंने द हिस्ट्री किताब लिखी थी, सबसे पहला फर्स्ट इनको हिस्टेरियन माना जाता है। और देखो कब लिखा था, ग्रीक इन्वेजन और इंडो जो ईरानियन रिलेशन के बारे में, ये क्या बताते हैं टोटली। और जो है इनका जो किताब है वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर देखो कि इट प्रूव दैट लॉन्ग बिफोर द क्रिश्चियन एरा इंडियंस वेर फैमिलियर विद कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, मेड यूज ऑफ कॉटन फाइबर टू वीव देयर क्लोथ्स, ग्रेन्स न्यू नथिंग अबाउट इट। अब देखो ये जो है ना कि ये बता रहा है कि जो भी इंडियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉटन स्वेटन सब जान गए हैं कि कैसे कपड़े बनाए जाते हैं, कैसे शीशे बुने जाते हैं, क्योंकि उस टाइम में वो ग्रीक जो इनको बारे में कोई जानता भी नहीं था कि ग्रीक में यह सभी चीज होता है। और ये गोल्ड डिगिंग एंड्स के बारे में बताते हैं और साइज ऑफ डॉग्स के बारे में भी बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कैटेसिस के बारे में, देखो इनका टाइम पीरियड जो है कब का था, तो आप देख लो यहाँ पे, ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये इनका टाइम पीरियड 416 बीसी से 398 बीसी था। ये भी ग्रीक फिजिशियन थे। ये किस कोर्ट में आए थे, तो टैकस मेहमान के एक कोर्ट पर थे। और इन्होंने अपॉर्चुनिटी लिखी थी सारे के सारे समझने के बारे में, तो ये जो भी है ये समझ पा रहे थे। अब देखो द नेम ऑफ ग्रीक राइटर्स ऑफ अलेक्जेंड्रियन टाइम्स के बारे में बात करेंगे, तो इस टाइम कौन था, नियार्कस थे। देखो यहाँ पर ओनिसिक्रिटस थे और अरिस्टोबल्बस थे। तो नियार्कस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नियार्कस क्या थे, ये क्लासमेट थे। ये नोबल फील्ड जो है ना, यानी कि अलेक्जेंडर और द कैलेंडर के, ये कह सकते हो, ये एक तरह के ये क्लासमेट थे। ही वाज सेंट बाय अलेक्जेंडर टू डिस्कवर द कोस्टल एरिया बिटवीन पर्सियन गल्फ एंड इंडस। यानी कि अलेक्जेंडर ने क्या किया था, इन्हें सेंड किया गया था कि जाओ कोस्टल रीजन है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में जो भी गल्फ है वो देख के आओ। और इनका जो खुद का किताब था वो क्या किया था, लोस्ट हो गया था खत्म, मतलब ये कह सकते हो भूल गया था कहीं जो इन्होंने किताब लिखी थी। अब देखो ओनिसिक्रिटस के बारे में बात करेंगे। ये क्या थे, ये भी नियार्कस की तरह ही थे। इन्होंने भी अलेक्जेंडर का जो फ्लीट था, यानी कि नौसेना था, उसमें भी क्या थे, साथी थे। और इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, और उन्होंने बायोग्राफी किसका लिखा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट के बायोग्राफी के बारे में अगर बात करें तो ओनिसिक्रिटस ने इन्हें लिखा था। अब हम लोग अरिस्टोबस के बारे में देखते हैं। अरिस्टोबस कौन थे, ये एक ज्योग्राफर थे जो अलेक्जेंडर गिव हिम सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्हें दिया था। और उसने क्या, इन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब किया गया था खुद का एक्सपीरियंस वार में। यानी कि जो किताब इन्होंने लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ वार, इसमें अरिस्टोबस ने बताया था कि क्या वार की इतिहास रहती है, कैसे वार अलेक्जेंडर द ग्रेट ने वार लड़ा, कहाँ कहाँ तक ये गए थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे इतिहासकार में आते हैं मेगास्थनीज, किसी से क्वेश्चन आए ना आए, बट इनसे तो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आ जाते, चाहे पीपीएस, बिहार पीसीएस, बिहार एसआई, यूपीएसआई, या किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो ना, एसएससी, तो इनसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब इनका टाइम पीरियड देख लो आप, 350 बीसी से 290 बीसी में इनका जो है टाइम पीरियड था। इतना तो आप समझ सकते हो, क्योंकि टाइम पीरियड आपको क्लियर हो जाने चाहिए। यानी कि ये क्या है, घड़ी के सुई के अपोजिट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। ये क्या थे, ग्रीक इन्वेस्टर थे मेगास्थनीज, जो थे सिलिकस निकेटर के बारे में। और इनका एक किताब भी है इंडिका के बारे में, ये बताते हैं ये किसके दरबार में रुके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। लगभग 6 साल के रहे थे। क्या हुआ था कि जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में वार हुआ था, तो उसमें ये जो है ये आ गए थे। ये बात समझ लो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हुआ था, तो दोनों के बीच में संधि हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। तो उनके बाद इनको भेजा गया था, और इनके एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है इंडिका। अब इंडिका बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब हो जाता है। अब इनका भी किताब जैसे डाइड्रोसटस एस्ट्रोबा प्लिनी, जो रोमन अरनियन जस्टिस, ये क्या है, ये रोमन है। इनका भी किताब क्या है, मतलब ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं खो गया था, बट द पैसेज थोड़ा सा है, वो अभी भी बचा है। यानी कि मेन बुक तो खत्म हो गया, मान लो पार्ट बाई पार्ट एक किताब था 50 पेज का, उसका खत्म हो गया, बट थोड़ा सा पार्ट इनका अभी बचा है, जो इंडिया के बारे में बता रहा है कि इंडिया कैसा था। तो देखो ये ज्योग्राफिकल फीचर्स इंडिया कैसा था, इंडिका में इन्होंने बताया हम कि यहाँ के लैंड जो है बहुत ही फर्टाइल है। दी पाटलिपुत्रा क्या है, दी चंद्रगुप्त मौर्य का कैपिटल है। यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम है ही नहीं, यानी कि कोई भी गुलाम नहीं है मौर्य टाइम के पीरियड में। और जो टोटली कास्ट है 7 कास्ट में डिवाइड किए गए। और इस राज्य में यानी कि चोरी नहीं भी होती है। और जो इंडियन लोग क्या है, फिलोसोफर हैं, और क्या कर रहे हैं, एक डायनासिस और हेराकल्स इंडिया को पार्ट को क्या कर रहे हैं, एक प्ले कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर, in the present state of our knowledge, perhaps it is best way to say so
Megasthenes related what he saw truthfully. There are also things that he reproduced from hearsay. यानी कि देखो खुद कह सकते हो कि कुछ मेगास्थनीज ने देखा भी था और कुछ मेगास्थनीज ने अंदाजा भी लगाए थे, और ये कह सकते हो कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के लिख दी जाती हैं तो वो भी बता दिए जाते हैं। देखो इंडिका वाज द ये जो फर्स्ट किताब था एंशिएंट यूरोप का, जिससे हम लोग इंडिया के बारे में जानते हैं, ये समझिए। और जो मेगास्थनीज क्या था, पहला जो एम्बेसडर था जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताता है। हम और भी एम्बेसडर के बारे में आगे बात करेंगे। तो क्या था, बट मेगास्थनीज उनमें से सबसे पहला था, और इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। यानी कि आप समझ सकते हो, यात्रियों का राजकुमार इन्हें बोला जाता है। अब देखो डाइमेकस था, वाज ए ग्रीक एम्बेसडर। देखो डाइमेकस क्या है, ये भी ग्रीक एम्बेसडर मतलब राजदूत था जो एंटियाकस फर्स्ट ने, जो रूलर ऑफ सीरिया थे, जो बिंदुसारा के कोर्ट में भेजे थे। और उनका देखो, इनका भी ओरिजिनल जो किताब था वो लोस्ट हो गया था। इसमें जो है, ये जो है अजीर के बारे में बता रहे हैं कि अजीर हमें चाहिए, कि अजीर हमें चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो डायनेसस क्या था। डायनेसस वाज ए ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय ये फिलाडेल्फस ने बोला था। और ये पटलमी सेकेंड द रूलर ऑफ इजिप्ट ने, ये भी जो है देखो डायनेसिस और टाइमेकस, ये दोनों की दोनों मोरकिल बिंदुसारा के रूल में आए हैं। अब इनका भी किताब जो ओरिजिनल है वो भी लॉस्ट किया गया है। अब देखो जितने भी हैं, अब इम्पोर्टेंट हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन पॉइंट पे व्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सारे हम लोग को वही पढ़ने हैं। क्योंकि अगर देखो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो वो भी फायदा है नहीं, एग्जाम में आ नहीं रहे। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टारबो से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये 64 बीसी से 19 बीसी के करीब आए थे। ये क्या थे, ग्रीक ज्योग्राफर थे। इनके किताब में इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में लिखा था। और ये जो भारत की जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है इन्होंने दिया था। और देखो नियार्कस ओनिस्टिकटस, ये जो हम मैंने बताया ये क्या थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के क्या कंटेम्पररी थे, नॉवल फ्लीट में काम करते थे। मगस्थनीज अलग थे, ये सेल्यूकस निकेटर के दरबार में थे। अब देखो डायड्रोस्टस जो है फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, इन्होंने एक अपना किताब लिखी थी हिस्टोरिका। अगर ये क्वेश्चन आ गया हिस्टोरिका किसने लिखा था, तो डायडोरस ने लिखा था। ये क्या करता है, ये भी इंडिया के बारे में बताता है। प्लूटार्च के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि प्लूटार्च ने क्या लिखा था, क्योंकि इनके बारे में भी समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लूटार्च ने आखिर लिखा क्या। ये भी क्या थे, ये ग्रीक बायोग्राफर थे। इन्होंने अपने किताब में क्या लिखा था, एलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बायोग्राफी लिखी थी। और नियार्कस एंड अदर ग्रीक राइटर के बारे में क्या की थी, इन्होंने मेंशन किया था। अब देखो यहाँ पर आप पोटेलमी के बारे में देख लो कि पोटेलमी थे कौन, क्योंकि टॉलमी, पोटेलमी वो बोल रहा हूँ, हालांकि टालमी होगा, बट ये पी साइलेंट होता है। बट ये देख लो कि टालमी होगा। वाज ए ग्रीक एस्ट्रोनॉमर एंड ज्योग्राफर। ही रोट द बुक ज्योग्राफी, यानी कि टॉलमी जो थे इन्होंने किताब ज्योग्राफी लिखी थी। ही हैज डिस्क्राइब ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और रोम के बारे में, रोम और इंडिया के बारे में क्या बताए थे, इन्होंने रास्ता के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर देखो पेरीप्लस, पेरीप्लस के बारे में थोड़ा पेरीप्लस के बारे में देख रहे हैं और इनके बारे में समझेंगे। देखो ये क्या थे, ग्रीक, ग्रीक तो मैंने ही बताया, मेरिनर थे जो इंडियन ओशन के बारे में। मेरिनर मतलब क्या, तैरने वाले। इन्होंने अननोन ग्रीक मेरिनर किताब लिखा था। और ये किसके थे, द ऑथर ऑफ पेरिप्लस है लेफ्ट द रिकॉर्ड ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में इनका जो किताब है वो बता रहा है। अब देखो इनका जो सोर्सेस है, जो भी ग्रीक राइटर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बता रहा है कि उस टाइम में कंडीशन क्या था। इंफॉर्मेशन सोशल और इकोनॉमिक के बारे में बता रहा है, जैसे इंडिका हमने देखा। और इंफॉर्मेशन किसके बारे में बता रहा है, ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हमारे देश में उसके बारे में ये सब बता रहे हैं कि ज्योग्राफिकल क्या था, सोशल पॉलिटिकल लाइफ क्या था, यानी कि कास्टीज का डिवीजन भी क्या था, कैसे लैंड बाउंड्री थी। और ये बता रहे हैं कि हमारा ट्रेड रिलेशन क्या था। और हम लोग देखेंगे कि इसमें ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो है फर्टाइल लैंड थे, ज्योग्राफिकल, ये सारे के सारे बता रहे हैं। तो यहाँ तक तो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो काफी लेंदी वीडियो ना हो जाए, इसलिए हम मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को ये बता दूंगा कि कैसे जो रोमन एम्पायर है, और वहां से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। और देखो जो भी क्वेश्चन करो मैं एक इसका प्रैक्टिस सेट बना दूंगा ऑब्जेक्टिव किताब से। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो ना, अगर पेपर लिए और वहां से प्रैक्टिस नहीं किए तो कुछ पढ़ना व्यर्थ है नहीं। हाँ भाई, कुछ व्यर्थ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप पढ़ के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ कैसे फायदा होगा। तो आपको वहां पर जाना है और चुपचाप प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। बाकी वीडियो देखा है तो धन्यवाद भाई। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलो ठीक है, बाय। पिछली वीडियो में हमने सारे सोर्सेज और ग्रीक जितने भी लिटरेरी फॉरेन सोर्सेज और फॉरेन सोर्सेज के सारे डिवीजन देखा था। इस वीडियो में मैं कंप्लीट ही रोमन से
कैरी करने वाला हूँ, क्योंकि देखो वो वीडियो काफी लंबा हो गया था तो यहाँ से कराने वाला हूँ। और इसमें कोई अधिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये है कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट है तो सारे के सारे याद करने जरूरी होने चाहिए। बस याद ही कर रहे हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हो भाई। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन कोई आपको डाल सकता है। लेकिन हाँ, जितना डालूंगा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग और बेटर एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया है मैंने। सारी चीज कॉन्सेप्चुअल वाइज समझ जाओ, ताकि आप लोगों को सारे की सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। अब देखो हम लोग प्लिनी की बात करेंगे। कौन है रोमन लेटिन जो भी राइटर्स हैं, प्लिनी। अब इनकी हम लोग बात करते हैं। इनके ये क्या है, रोमन हिस्टोरियन है और उन्होंने एक किताब लिखी है इंसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट नेचुरल हिस्ट्री का, नेचुरल हिस्ट्री। अब ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया के बारे में बताते हैं कि जो भी क्या इंफॉर्मेशन हुआ, क्या मर्चेंट सिस्टम था, क्या ग्रीक थे या वेस्टर्न मर्चेंट के बारे में भी इन्होंने बताते हैं। और उनका जो टेक्स्ट है देखो, डिटेल डिस्क्रिप्शन बता रहा है इस बारे में कि इंडिया में किस प्रकार के प्लांट्स हो रहे हैं, मिनरल्स हो रहे हैं। और उसके साथ साथ ट्रेड क्या है, ट्रेड रिलेशन बिटवीन रोम एंड इटली के बारे में बता रहे हूँ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कटियस। इनके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट सेंचुरी एडी, जैसे मैं इस फर्स्ट सेंचुरी एडी के बारे में बात करूंगा, बीसी पीरियड के बारे में बाद की टाइम है ये, क्योंकि अब हम लोग फर्स्ट के बाद पीरियड जो आएगा सेकंड के बारे में बात करेंगे। ये भी क्या थे, रोमन हिस्ट्री, क्योंकि हम लोग जो भी हैं ये बता रहे हैं। और ये क्लाउडियस के कंटेम्परेरी थे। इनका एक किताब है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बता रहा है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के से रिलेटेड है। अब टॉलमी देखो सेकेंड सेंचुरी सी, यानी कि एडी है, सी नहीं है, सॉरी। हिज पॉपुलर टेक्स्ट ज्योग्राफी उन्होंने लिखा था, जिसमें क्या करा, ज्योग्राफी के बारे में बता रहा है कि इंडिया और रोम का जो टेक्स्ट क्या है, क्या ज्योग्राफी है, क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है और कैसे लोग ट्रेड कर रहे हैं। ये सारे के सारे हमें इनकी किताबों से पता चलती है। यहाँ पर जब सेकेंड सेंचुरी सी में देखो जस्टिन के बारे में हम लोग देखेंगे। ये भी क्या थे, एक रोमन थे। और इनका इपोटोम, इपोटोम मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का समरी होता है, इन्होंने लिखा था। और ये किस बेस पे है, तो ग्रीक अकाउंट के बेस पे है। और जो इनका टेक्स्ट, जैसे हमने सारे टेक्स्ट देख रहे हैं, सब लोग टेक्स्ट दे रहे हैं, तो ये भी एलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बता रहे हैं। और इनका पावर सीजिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ था वो सब बता रहे हैं। यहाँ पर देखो, इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ एलेक्जेंडर हैज सेकंड इट वेयर द योक ऑफ सर्विट्यूज फ्रॉम इट्स नेक एंड पुट हिज गवर्नर टू डेथ। द ऑथर ऑफ लिबरेशन वाज सेंटोकोटस। यानी कि देखो, ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो क्या हो गया, जैसे एलेक्जेंडर डेथ करके, तो जो भी था उनके गवर्नर के को प्रोविंस दे दिया गया था। जैसे सेल्यूकस निकेटर क्या था, यानी कि सॉरी, एलेक्जेंडर द ग्रेट के भी तो क्या थे, गवर्नर थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ फाइट में हार गए थे। तो इसे कौन कोट किया गया, सेंटोकोटस। किसको बोला गया, चंद्रगुप्त मौर्य को। इन्हें पुराणों में सेंटोकोटस अगर टर्म आ गया तो चंद्रगुप्त मौर्य को। अब हम लोग आते हैं थोड़ा चाइनीज के बारे में पढ़ लेंगे। चाइनीज भी आए थे, क्योंकि मोस्टली अगर चाइनीज के बारे में पढ़ोगे तो ये बौद्धिज्म के लिए हमारे देश में आए थे। अब देखो सुमा चेन 145 बीसी से 85 बीसी तक ये थे। वाज द फर्स्ट चाइनीज राइटर हु रोट अबाउट द इंडिया हिस्टोरिकल मेमोरी, यानी कि फर्स्ट जो थे सुमा चेन थे। यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं यहाँ पर आपके, वो होते हैं आपके फैयान। अब फैयान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। फैयान जो है 399 से 1414 एडी थे। और इन्होंने किसके रूल टाइम में थे, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। यहाँ पर देखो इनके रूल टाइम में ये आए हुए थे। और यहाँ पर जो है 15 से 16 साल कौन रहा था, फैयान रहे थे। अगर मेगास्थनीज की बात करेंगे तो वो कहाँ किस टाइम पे आए थे, 6 साल इंडिया में रुके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे। इनका कुछ किताब ये जैसे फू युकी, शिव युकी, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। दिस बुक इज स्टिल अवेलेबल इन द फॉरेन ओरिजिनल फॉर्म। यानी कि ये जो किताब है ना, फूकी युकी, ये ओरिजिनल फॉर्म में है। और ये क्या करता है, लाइट दे रहा है कि यहाँ कल्चर पीरियड क्या है, गुप्ता पीरियड के बारे में, बुद्धिज्म क्या है, इसके रिलीजियस और सारे के सारे टेक्स्ट के बारे में ये हमें बता रहा है। तो इतना आपको समझ लेना। आप देखो सुंग यून, ये क्या है, ये भी इंडिया आए थे। ये सारे के सारे अगर मोस्टली अगर बात करोगे ना, तो चाइना वाले बुद्धिज्म के लिए ही आए थे। तो यहाँ पर देखो इनको बुद्धिज्म टेक्स्ट के लिए आए थे। और 117 महायान टेक्स्ट इन्होंने क्या किया था, चाइना को ले गए थे। अब नेक्स्ट आते हैं जो ह्वेन सॉन्ग, यानी कि देखो कम टू इंडिया। ये इंडिया कब आए थे, 629 ईस्वी में। इस टाइम पे कौन था, हर्षवर्धना का रेल था और रूलर ऑफ वर्धना डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। ये इंडिया में कम से कम 13 से 14 साल तक रहे। और इन्होंने क्या स्टडी की, योगाचार जो डॉक्ट्राइन इन नालंदा एंड महावीरा फॉर 5 ईयर, यानी कि महाविहार में रह के नालंदा महाविहार में 5 साल तक जितने भी नियम है बुद्धिज्म से रिलेटेड, इन्होंने यहाँ पर पढ़ी थी।
अब देखो इनके बारे में, 641 सिटी में ये कहाँ पर पहुंच जाते हैं, कांची मध्य प्रदेश में, यानी कि वहां पर का रूलर जो कौन थे, यहाँ पर देखो आप नरसिंह, नरसिंह वर्मन कौन है, वहां के जो है रूलर हैं। और मम्मल द पल्लव रूलर ऑफ कांची एंड स्टेड बिफोर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि जो मम्मल रूलर कांची के हैं और सांची में जो नरसिंह वर्मन है, वहां पर ये क्या किए थे, स्टे किए थे। और इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है सीयूकी। अब क्या लिखा था, सीयूकी। अब देखो मैंने एक यहाँ पर आपको किताब दिखाया था फुकुयोकी, ये फैयान ने लिखा था। और सीयूकी किसके लिखने लिखने है, तो ये हर्षवर्धना के टाइम में जो कौन आया था, ये आए थे आपके वेनसोंग। तो इन्होंने क्या लिखा था, सीयूकी किताब लिखा था। इसमें टोटली क्या बताते, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं और कुछ कुछ हर्षवर्धना के टाइम पीरियड के बारे में भी ये इसमें डिटेल एनालिसिस करते हैं। और इंडिया के रिलीजियस क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और जितने भी हैं, मान लो कि जो भी सिस्टम है, क्या हाउसेज हैं, सब इन्होंने उसमें लिखा था और सीक्वेंस वाइज लिखा था। और ये क्या है, ट्रूली गेजेटर, यानी कि किताब को अच्छी तरह से इन्होंने संभाल के रखी थी। ही ऑल्सो राइट अबाउट द हुरा रूलर, मिहिरकुला के बारे में भी लिखा है। मिहिरकुला कौन थे, तो ये हुड़ के रूलर थे और कंटेम्परेरी थे गुप्ता रूलर बालादित्य बुधा गुप्ता के। अब ऐसे देख लो कि अगर समटाइम्स क्वेश्चन भी आ भी जाता है कि हुड़ा रूलर मिहिरकुला किसके कंटेम्परेरी है, तो ये जो है गुप्ता रूलर के कंटेम्परेरी है। ही इज नोन एज द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्हें जितने भी पिलग्रिम्स आए ना भाई, सबके मतलब आपको इन्हें प्रिंस बोला जाता है। जितने भी पिलग्रिम्स आ रहे हैं सबको प्रिंस बोला जा रहा है, सारे के, क्योंकि इन्होंने बहुत लिखी थी। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे हवाई ली। हवाई लू इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी हेन सॉन्ग के बारे में। अब क्या थी, ये जो हेन सॉन्ग है थे हर्षवर्धना के टाइम में, वो इनके फ्रेंड थे, तो इन्होंने लाइफ ऑफ हेन सॉन्ग के बारे में लिखी थी और इंडियन हिस्ट्री के बारे में इन्होंने लिखा था। अब देखो मिहिर कुल्ला के बारे में बता रहे हैं, बुद्धा गुप्ता के बारे में बता रहे हैं और इन ये सारे के सारे चीजें ये बता रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे ईत सिंह, यानी कि ये जो ईत सिंह है हर्षवर्धना के बाद में आए थे। कभी भी टाइम पीरियड भी पूछ लेता है आपके एग्जामिनेशन में कि ये टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये याद रख लेना कि जो ईत सिंह है वो कब आए हुए हैं, तो हर्षवर्धना के बाद में आए हैं। ये इंडिया आए थे किस सी रूट से आए थे कौन सा, सुमात्रा के रास्ते से। ये ईत सिंह जो है 10 साल तक इंडिया में स्टडी किए, संस्कृत पढ़े, बुद्धिज्म टेक्स्ट पढ़े और जो भी ट्रेवल अकाउंट के बारे में बताया और बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में इन्होंने सारे के सारे चीजें अच्छे से बताया। अब इनके टेक्स्ट में देखो कुछ अधिक इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बट जो संस्कृत लिटरेचर है और बुद्धिज्म लिटरेचर, यहाँ पर ये बताए जाते हैं कि कैसे क्या सोसाइटी रहा, क्या कल्चर रहा। तो ये बताती ईत सिंह। अगर आपसे पूछे थे, अगर पूछ लिया जाता है वेनसोंग, तो वेनसोंग के बाद ईत सिंह आए थे। अब देखो इनका खुद का ऑटोबायोग्राफी भी है। उन्होंने क्या लिखा था, ये सारे के सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन किसके लिए दे रहे हैं कि क्या सोशल लाइफ क्या है, सोसाइटी कैसे डिवीजन है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कल्चर कितना, कौन से टाइप टाइप के यहाँ पर रिलीजन, आप कह सकते हैं स्प्रिट है हमारे देश में, तो वो सारे इन्होंने अपने किताब में लिखे थे। ये पहली बार लिखा था। और इन्होंने श्री गुप्ता, अब ये गुप्ता कौन थे, तो ये देखो ये माना जाता है कि गुप्ता जो फर्स्ट रूलर थे, यानी कि गुप्ता, ऐसे माना जाता है कि ये भी फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के, श्री गुप्ता। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हुईचो के बारे में। इन्होंने 727 एडी में क्या किए थे, इंडिया आए थे और इन्होंने लिखा था मुक्त पीढ़ा। ये किस के रूलर के बारे में है, कश्मीर के बारे में और अवसव वर्मन कनौज के बारे में है। यानी कि ये कौन है, ये मुक्त पीढ़ा जो रूलर है, ये कश्मीर के रूलर है, मेंशन किया है इन्होंने और इनके बारे में लिखा है। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं मोहान के बारे में। ये 15th सेंचुरी एडी में है। कम टू इंडिया कब आए थे, 1406 एडी में आए थे और उन्होंने बंगाल को विजिट किया था। और देखो सबसे बड़ी बात है कि जो है कि बहुत अधिक इम्प्रेस हो गए थे कि इंडिया का जो इंटरेस्टमेंट था, कल्चर था, ट्रेडिशन था, इतना हाई लेवल का था भाई कि मतलब अब इन्होंने अपने किताब में बंगाल की बहुत ही गुणगान किया है कि जो भी अपने सोर्सेज लिखे हैं उसमें बहुत ही इंडिया रिच कंट्री है, इसमें कल्चर डाइवर्सिटी सारे के सारे एक्सट्रीम लेवल पे हैं। तो ये आपको समझने पड़ेंगे। तारानाथ जो है ये देखो 12th सेंचुरी के थे और ये कहाँ के थे, तिब्बत के थे। तिब्बत हिस्टोरियन थे। इन्होंने क्या क्रोट किया, यहाँ पर आप देख लो। यहाँ पर अगर देख नहीं तो मैं बताऊँ, कांग्यूर एंड तांग्यूर की क्या की थी, उन्होंने रचना की थी। और दी टेक्स्ट क्या करता है, इंफॉर्मेशन बताता है एंशियंट पीरियड ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पर देखो धर्म स्वामी 13th सेंचुरी एडी है, कम टू इंडिया एंड स्टडी नालंदा महावीरा फॉर 3 ईयर। ये भी क्या है, तिब्बतन एक तरह का रूलर है और इंडिया में आए थे और नालंदा महावीरा में ये क्या किए थे, पढ़े थे और 3 साल तक यहाँ पर रुके हुए थे। अब हम लोग अरब ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे कि अरब ट्रेडर्स कौन थे, क्या इन पर
तो देखो यहाँ पर सुलाइमान जो है 851 एडी में, ये क्या थे, अरब मर्चेंट है। ये फर्स्ट ट्रेवलर थे अरब के, सुलेमान जी, जो इंडिया में आए थे। इन्होंने क्या किया था, जितने भी कोस्टल लैंड है हमारे देश के, वो सारे के सारे ट्रेवल किया था, कोस्टल लैंड। तो यहाँ पर देखो, ही केम टू इंडिया इन 8051 एडी ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्रतिहारा किंग मिहिर भोज। और ये देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मिहिर भोज थे, ये लोग फाइट करते थे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, किसको लेकर, कनौज को लेकर। तो देखो यहाँ पर देखो, ही केम टू इंडिया 851 एडी में आए थे, और प्रतिहारा किंग मिहिर भोज के बारे में लिखे थे। ही स्टेड एट द कोर्ट ऑफ अमोघ वर्षा के कोर्ट में रहे थे। अब देखो, द राजपूत रूलर वाज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज माइट एंड प्रोस्पेरिटी, ही रोट अ बुक नेम्ड सील। देखो यहाँ पर सिलाट उत त्वारिक, यानी कि जो सुलाइमान है ना, इनसे जो राजपूत रूलर थे, अभी अगर पूछते कि राजपूत रूलर का फॉर्मेशन या डायनेस्टी किसने किया था, तो इसका आंसर होगा दंती दुर्ग थे, इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था। अब इनके डिस्क्राइब क्या किया गया था, तो इन्होंने फर्स्ट हाफ सेंचुरी के बारे में बताया था, और तीन रूल देखो, पाला, प्रतिहार और राजपूत किंग ना, जो किंग है, ये तीन ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, ये एक दूसरे से लड़ते थे कनौज को लेकर, क्योंकि कनौज जो है सेंटर पॉइंट में था पहले। अब देखो, ही कॉल्ड पाला एम्पायर रूहमा धर्मा ऑफ धर्मपाला, यानी कि पाला, अगर एम्पायर के बारे में तो किसने फॉर्मेशन किया था, तो गोपाला ने। तो ये धर्म और धर्मपाला के बारे में बता रहे हैं। ही कॉल्ड द गुर्जर प्रतिहार को जुर्ज बोला था, और जुर्ज को क्या बोला था कि इनके पास फाइनेस्ट हॉर्सेस हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे मात्रा में घोड़े हैं, किसके पास, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाले के पास में फाइनेस्ट सोर्स में हॉर्सेस है। अब हम लोग बात देखो यहाँ पर, अब देखो जो किंग ऑफ दक्कन है बलहारा, यानी कि बल्लभराज को आइडेंटिफाई किया गया है, और जो भी दक्कन रीजन हमारे देश के, इन्होंने उनके बारे में बताया, और महासागर, इंडियन ओशियन के बारे में क्या लिखा है, दरिया ये हरांद, इन्होंने इसे लिखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अल बिलादुरी के बारे में पढ़ेंगे। ये कब मर गए थे भाई, तो 1892 18 में मर गए थे, और उन्होंने फुतूह अल अल बुल्दान, यानी कि देखो इनका किताब क्या है, फुतूह उल बुल्दान है। ये बताता है सिंध कॉन्क्वेस्ट के बारे में, कि जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने जो क्या किया था, सिंध जीत जीत लिया था, तो उनके जितने भी वो है वो सारे बताते हैं। अब देखो, अल मसूदी भी हैं, ये कि कब मर गए थे भाई, तो ये 956 एडी में मर गए थे। ये भी क्या है, एक तरह का और अरब ट्रेवलर है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, ये इंडिया का विजिट किए थे 915 एडी में किए थे, और इस टाइम पे गुर्जर प्रतिहार किंग का वंश था, जिसमें महिपाला फर्स्ट रूल कर रहा था। आप यहाँ पर देख लो, ही कॉल्ड गुर्जर डायनेस्टी ऑल गुर्जर एंड देयर रूलर बरुआ, यानी कि जो भी गुर्जर डायनेस्टी को ने क्या बोला, हर गुर्जर, और इसके रूलर क्या है, बरुआ है। और उन्होंने क्या लिखा, दो किताब लिखी थी, मुरज उल दहाब नामक किताब लिखी थी, यहाँ पर आप देख लेना। अब देखो, ही गिव्स फेयरली गुड अकाउंट, यानी कि जो भी है मुल्तान और मंसूरा के बारे में ये फेयरली गुड अकाउंट दिए थे, और ये भी समझाए थे कि क्या क्या सोर्सेज है। अब हम लोग बात करेंगे, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना, अब सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, क्योंकि जो एग्जाम से, तो अलबरूनी क्या है, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो इनका फुल नाम क्या था, तो भाई अब्बू रहमान मोहम्मद इबन अहमद अलबरूनी था, और इनको पॉपुलरली अलबरूनी के नाम से जाना जाता था। ये टीचर मास्टर थे। ये कहाँ जन्म लिए थे, ख्वाजीराम, मॉडर्न उज्बेकिस्तान, यानी कि अभी उज्बेकिस्तान है, वहां पर इन्होंने जन्म लिया था। और ये देखो, जो अलबरूनी है, मोहम्मद गजनवी के साथ क्या किए थे, ये भारत में आए थे। जो भी आप मोहम्मद गजनवी के साथ जानते हो ना, तो क्या किए थे, ये भारत आए थे। और ये मोहम्मद गजनवी जो था, इनके बहुत ही टैलेंट की वजह से क्या किया था, बहुत ही इंप्रेस हो गया था, और इन्हें नाजमी का उपाधि दे दी, नाजमी की जगह पर बैठा दिया था। अब देखो, इन 1019 से अलबरूनी कम टू इंडिया विद द पेट्रोन मोहम्मद गजनवी एंड स्टेट फॉर पंजाब फॉर मनी ईयर। यहाँ पर उसने क्या किया था कि बहुत आया, और संस्कृत पढ़ी, उन्हें संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग किया, कि क्या क्या संस्कृत लैंग्वेज होता है, और मैंने किताबें पढ़ी, और खुद किताबें खुद लिखी भी, समझी भी। और जो है, हिंदू को उसने क्या बोला था, विद्यासागर बोला था, क्योंकि हिंदू जो लोग होते हैं बहुत विद्वान होते हैं इनके अकॉर्डिंग। अब देखो, आफ्टर हिज रिटर्न गजनी ही कंपाइल्ड बुक अरबिक लैंग्वेज, यानी कि जैसे उन्होंने लिखा था ना, तहकीकात हिंद, किसने लिखा था, तो अलबरूनी ने लिखा था। जब ये गजनी पहुंच गया था, और ये क्या बोलता है, ये पूरा बुक जो है, या तारीख हिंद और तहकीकात के हिंद, ये हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, इंडिया के बारे में, ये हमारा देश का कल्चर क्या था, ट्रेडिशन क्या था। अब हम लोग आगे आएंगे तो देखेंगे कि अलबरूनी के बाद इब्न बतूता आते हैं, और इनका नाम क्या था, फुल नेम इब्न बतूता का,
अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लावत उल तांगी इब्न बतूता था। ये बहुत ही लॉन्ग नेम है। इनके सारे चीजें हमें याद करने की जरूरत नहीं है। देखो जो जो इम्पोर्टेंट है, ये अम्बेसडर थे, दिल्ली सल्तनत में आए थे। और जब चाइना जा रहे थे ना भाई, तो इन्हें कुछ लुटेरों का सामना करना पड़ा। यानी कि शिप जहाज के थ्रू जा रहे थे, तो बहुत सारे मतलब ये हो गया, शिप रेक हो गया इनके साथ। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। और ये इस टाइम किस पीरियड में आए थे, तो ये इब्न बतूता जो है, आप देख लो यहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। और इन्होंने गयासुद्दीन मोहम्मद तमगा शाह के साथ भी ये क्या किए थे, इनके कोर्ट में थे। ये मदुरई भी गए थे। आप यहाँ पर देखो, सुल्तान ऑफ मदुरई, यानी कि पूरा पार्ट घूम रहे थे। और ये कहाँ के थे, तो ये मोरक्को के थे। और इनका फेमस बुक जो था, रिहला, इन्होंने लिखी थी। अब बात करते हैं हम लोग अब्दुल रजाक के बारे में। कि अब्दुल रजाक क्या बोलते हैं, तो इनको कोर्ट ऑफ शाहरुख बोलते हैं। ये किसके लड़के थे, तो तैमूर लंग के लड़के थे, जो समरकंद में थे। अब देखो, इन्हें जो है ना, शाहरुख को पर्चिया भेजा गया था, एम्बेसडर टू जमेरिन, यानी कि किंग जो कालीकट है, कालीकट किंग। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो वास्को डी गामा है, वो पहली बार भारत आए थे, तो वो गए थे कालीकट थे, तो उन्होंने विजयनगरा एम्पायर को विजिट किया था। सारे कैपिटल सिटी के बारे में देखा, क्या फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर है। और उन्होंने इस पे एक टेक्स्ट लिखा था, माल्टा अस सडान व मजमा उल बहराइन, यानी कि द राइजिंग ऑफ टू, यानी कि टू समुद्रों के राइज के बारे में इन्होंने लिखा था। अब हमने जितने भी लिटरेरी सोर्सेज थे, सारे कंप्लीट कर लिए। अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट जो सोर्स आता है हमारे देश में, वो आता है आर्कियोलॉजिकल सर्विस। देखो, मे भी थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि कोई भी कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन कैसे कोई दे सकता है। अगर मान लो कि ये सारी चीजें आपको याद करने हैं, तो याद कर सकते हो। जितना हो सके मैंने एक्सप्लेन करने की जरूरत की, और एक स्टोरी फॉर्मेट में इंटरलिंक कर रहा हूँ, ताकि सारे के सारे चीजें आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए और कोई डाउट ना बचे। अब देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे सोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या थे। कि जैसे हम लोग अभी देख रहे थे लिटरेरी सोर्सेज में क्या थे, इंडिजिनियस सोर्सेज थे और फॉरेन सोर्सेज। अब इंडिजिनियस सोर्सेज में हमने क्या देखा कि जो भी चीजें हैं हमारे देश से रिलेटेड, जैसे स्मृति सुमृति ब्राह्मणाज वेदा महापुराण गीता, जो भी सोर्सेज चीजें थी, उससे हम लोग देख रहे थे, यानी कि किताब से देख रहे थे। कुछ बायोग्राफी किंग के भी बारे में देखा हमने, सब कुछ देखा कि हर्षवर्धना के बारे में इनके पुलकेशन दी के रवि कीर्ति ने उनके बारे में लिखा। जो भी टेक्स्ट थे, वो तैयार किए गए थे अपने राजा के बारे में। यानी कि पृथ्वीराज रासो के बारे में देखा, चंद्रवरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो चौहाना रूलर थे, चौहान और चाहमान रूलर, आप ये देख लेना। तो देखो यहाँ पे, तो अब हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो सबसे पहले जो श्रेय जाता है, जो इमिनिएंट ओरिएंटलिस्ट थे, ये सर विलियम जोनस को जाता है। यानी कि ये कह सकते हो कि इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी में बंगाल कोलकाता में फाउंड किया था। किसने, सर विलियम जोनस को इन्होंने किया था। और देखो, जब एशियाटिक सोसाइटी जब स्टार्ट हुआ, तो इसमें लिमिटेड लिटरेचर थे, यानी कि कुछ उतना सोर्सेज था नहीं। तो क्या किया कि इन्हें लार्ज नंबर पे कलेक्ट करना था और सारे प्रॉब्लम को आसानी से समझाना था। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे सोर्स हुआ, तो ये किताब का था कि जो भी इंडिया का सोर्सेज है, कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक हो, सारे चीजें क्या कि एक जगह कलेक्ट किया जाए और उससे इंफॉर्मेशन निकाला जाए। अब देखो, कुछ स्क्रिप्ट के फॉर्म में भी थे। जैसे हम लोग जानते हैं कि अशोका के जितने भी रॉक एडिक्ट्स हैं, जिसने भी लिखवाए हैं, पिलर एडिक्ट्स भी थे, रॉक एडिक्ट्स भी थे। तो उसे पढ़ने सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। ये क्या था, ये एक मिनिस्टर, एशियाटिक सोसाइटी के मिनिस्टर थे। और देखो, यहाँ पर जो भी वो रॉक एडिक्ट्स थे, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में थी और खरष्टी स्क्रिप्ट में थी। यहाँ पर देख लो, सबसे पहले जेम्स प्रिसेप को मिला था। यहाँ पर हम लोग कुछ देखेंगे कि देखो, जर्न टोर्नर 1799 से 18 ऑफिसर ऑफ सिलोन, ये कहाँ के, श्रीलंका के ऑफिसर थे। और इन्होंने ध्यान, देखो, जो अशोका के एडिक्ट्स हैं, उनको प्रियदर्शी बोला जाता है, प्रियदर्शी यानी कि बिलो ऑफ द किंग, या यानी कि जो है देवताओं को प्रिय हैं। अब देखो, सर एलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें ही क्या बोल, अगर तुम बोल दोगे भारत ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर कौन थे, अगर आपके कहा गया क्वेश्चन, तो ये इन्हें बोला जाएगा कि जो सर एलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्हें फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये ब्रिटिश आर्मी में इंजीनियर थे। देखो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि जब बंगाल से लेके, सॉरी आई एम रियली सॉरी, बंगाल नहीं, यहाँ पर पंजाब वाले रीजन में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। उस टाइम बहुत सारे ईंट मिले थे, इतने मात्रा में ईंट मिले थे कि लोगों को कंफ्यूज हो गया कि भाई यहाँ पर ईंट यहाँ पर आ कैसे गए। तो ये माना गया कि ईंट जब मिले, तो लोग समझने लगे
कि ये जो है ये पहले यहाँ पर सिविलाइजेशन थी, तभी तो यहाँ पर इतनी प्रचुर मात्रा में जो इंडस रिवर सिस्टम है हड़प्पा में ईंट मिले थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक जागरूकता जगी और इंक्वायरी करने के लिए स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं सर एलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। देखो, इन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। यानी कि ये कह सकते हो कि इन्होंने फाउंड किया था, फाउंडर भी थे। और इसके फाउंडर कौन थे, सॉरी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे? तो ये गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनी के टाइम में हुआ था। और जो मोस्टली इन्हें इसलिए फाउंडर माना जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था भाई। इनका कंट्रीब्यूशन तुम कह सकते हो कि मतलब कम नहीं है, इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए थे। अब देखो, इन्हें 1885 एडी कनिंघम रिटायर फ्रॉम हिज पोस्ट। अब जैसे इन्होंने रिटायर पोस्ट किया था, तो क्या हुआ कि एक चाओस जो है 13 साल तक स्प्रेड हो गया, कि यानी कि कोई भी उतना सोर्सेज और ये सब बारे में सोच नहीं रहा था कि कैसे आखिर आर्कियोलॉजिकल सर्विस के खोज किया जाए। तब यहाँ पर आप देखोगे कि जो लॉर्ड कर्जन है उसके टाइम में जॉन मार्शल, यानी कि 1905 में क्या था, बंगाल डिवीजन, यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो, लॉर्ड कर्जन थे। तो जॉन मार्शल क्या कहते हैं, जॉन मार्शल जो डायरेक्टर, इनको बनाया गया और इन्होंने 26 साल तक पोस्ट ली और सारे के सारे अपने काम स्टार्ट किए। तो देखो, जैसे जो दयाराम साहनी जी हैं, पहला तो किसने हड़प्पा की खोज किया, मतलब इन्होंने डिस्कवरी करवाई थी, खुदाई करवाई थी। और ये कौन था उस टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, तो ये थे आपके सर जॉन मार्शल। और राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज की थी, मोहनजोदाड़ो की। ये क्या थे, 1 साल बाद थी। और अर्नेस्ट मैका, यहाँ पर आप देख लो, ये जो अर्नेस्ट मैका है चांदोदाड़ो में की खोज 1925 में की थी। अब देखो सुक्ता केंडोर, ये कब इसका डिस्कवरी हुआ था, ये 1927 में हुआ था। और देखो ये जो है पहली बार ये मिला था कि जितने भी रूइंस हैं, फॉसिल्स हैं, या तुम्हें कर सकते हो ईंट, मकान, ग्रेनरी सिस्टम, सारे के सारे प्रचुर मात्रा में यहाँ से मिले गए थे। और सुक्त गेंडोर से यहाँ पर घोड़ा का मिला गया था। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि घोड़े कहाँ से मिले थे, तो सुक्त गेंडोर के पैर से मिले गए थे, लेकिन उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब देखो, यहाँ पर हम लोग समझेंगे सारे के सारे सक्सेसर के बारे में, हम लोग देखेंगे कि कितना मतलब सोर्सेज क्या है। तो देखो, यहाँ पर जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो 3 कैटेगरी में क्रिटिसाइज किया गया। कोइंस मॉन्यूमेंट, यानी कि जो कोइंस मिल रहा है भाई, उसके क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन के जैसे भी हम लोग जो भी इंस्क्रिप्ट है, यानी कि स्क्रिप्ट मतलब क्या, कि जो भी पिक्चर फॉर्मेट में है किताबों पर इधर उधर, उसे हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, इपिग्राफी बोलते हैं। अब देखो, जो पर्सन इपिग्राफी को लर्न करता है उसे इपिग्राफी बोलते हैं। और कोइन को बोलेगा, अगर आप लर्न कर रहे हो तो न्यूमिस्मेटिस्ट बोल रहे हैं, कि अगर आप कोइन पढ़ते हो। अब इंस्क्रिप्शन क्या है, ये है आर्कियोलॉजिकल सर्विस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, यानी कि जो भी इंस्क्रिप्शन मिले, सील्स मिले, तो उसकी वजह से हम लोग देखेंगे। अब देखो, फॉरेन इंस्क्रिप्शन भी थे, इंडियन इंस्क्रिप्शन भी थे। तो बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन यहाँ पर देखो, ये क्या है, जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ह्यूगो इम्कर जो थे, इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन फाउंड किया था, क्ले टेबलेट फ्रॉम बोगाज कोई एंशिएंट हिटिश एम्पायर के बारे में इन्होंने यहाँ से मिला था। अब जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, कुछ इंडियन सोर्सेज भी हैं, आपको कुछ ईस्टर्न सोर्सेज भी हैं। तो हमें मोस्टली वेस्टर्न के बारे में नहीं जाना है, हमें इंडियन सोर्सेज के बारे में पढ़ना है। क्योंकि देखो, वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इंडियन सोर्सेज से आएंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतना हो सके कि जितना इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे करा दूंगा, और एक्सप्लेनेशन उतना ही होना चाहिए। देखो, कुछ चीज एडवांटेज भी है, तो हमें वो नहीं देखना है। अब देखो, यहाँ पर सम स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि दैट ट्रेडिशन इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइबिंग इन कार्विंग ऑफ इंडिया हैड बिगन बिफोर मौर्य किंग अशोका। दे प्रेजेंट टू इंस्क्रिप्शन एज प्रूफ एज देयर बिलीव। यानी कि देखो, सबसे पहले इंस्क्रिप्शन कौन स्टार्ट किया था, हम लोग जानते हैं कि रोक एडिक्स जो है, मौर्य किंग जो है, अशोका ने अपने शिलालेख दिए, जो भी पिलर एडिक्स दी। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन माइंड में आता है कि जो भी शिलालेख है ये मौर्य के टाइम से पहले से भी होने लगे हैं, यानी कि पहले भी रूलर हुआ करते थे जो इंस्क्रिप्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, पिपरवाहा बुद्धिस्ट अर्न पोर्ट्स इंस्क्रिप्शन, सीधा देखो रत्नागर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, जो 5th और 4th सेंचुरी का है। ये बारले इंस्क्रिप्शन देता है अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के बारे में। अब देखो, कुछ थिंकर जो है वो क्या है, सोच रहे हैं कि नहीं, इंस्क्रिप्शन जो है अशोका के टाइम में, यानी कि थिंकर्स का भी मत दो पार्ट में डिवाइड है। पहले लोग मान रहे हैं कि अशोका ने सबसे पहले रॉक एडिक्स से स्टार्ट किया था, और दूसरा मान रहे हैं कि नहीं, ये पहले से भी है। तो हमें क्या पता, जो भी है हमें तो समझना है। बट जो भी चीजें हैं जो अशोका के हम लोग पीरियड के बारे में जानेंगे, वो बहुत ही गोल्डन पीरियड है भाई। मतलब कला, स्थापत्य, ये सारे अपने प्रचुर, यानी कि एक्सट्रीम लेवल पे थे। आप कह सकते हो ना कि पिनाकल जिसे बोलते हैं, कि पिनाकल लेवल पे थे इनके टाइम में।
ये कह सकते स्वर्ण युग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो एमंग इंडिजिनस इंस्क्रिप्शन फर्स्ट, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि किसको मिला गया था इंडिजिनस में, तो अशोका, इन्होंने डिसिफर किसने किया था, तो 1823 में जेम्स प्रिसेप में इनका किया था। और ये जो थे ईस्ट कॉम्पेन, यानी कि हम मैंने बताया ना कि यार एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के क्या थे, मेंबर थे। अब इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। देखो नॉर्थ इंडियन इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, मौर्य इंस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा है कि मौर्य जो भी अशोका के हैं वो सारे हैं। और टिल डेट ऑफ 40, यानी कि 40 इंस्क्रिप्शन अभी प्रेजेंट डे में पाए जा चुके हैं किसके, अशोका के। अब हम लोग देखते हैं। अब देखो इन कार्बुकी, देखो सारे इंस्क्रिप्शन में से हैं जिसमें क्वींस और टीवर एमंग हिज चिल्ड्रन हैव बीन मेंशन, यानी कि कार्बुकी के बारे में और उसके किंग के बारे में बताया गया। सारे के सारे इंस्क्रिप्शन देखो, मैं जब अशोका के पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी सारे आसानी से कंप्लीट करा दूंगा कि क्या रॉक एडिक्ट्स थे, क्या इंस्क्रिप्शन थे। हमें उतना ही जानना है जितना हमारे यूज में आ सके। अब देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, खारवेला का हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है। ये क्या बता रहा है कि हाथी गुफा है ना, ये ये उड़ीसी सिनोनिम्स बता रहा है कि गुफा के बारे में। ये जो है खारवेला वंश के टाइम में दक्षेदी, और यहाँ पर देखो महामेघवर्मन रूलर ऑफ कलिंगा के बारे में मेंशन कर रहा है। और जो भी टेक्स्ट हैं, चाहे भी इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर मिले हो, प्राकृतिक लैंग्वेज और ब्राह्मण टेक्स्ट में मिले हैं। ये क्या है, ये जो भी खारवेला वंश के डायनेस्टी के लोग थे उनके बारे में क्या है, मतलब फोकस कर रहा है कि कैसे रह रहे हैं। अब देखो कलिंगा रूलर खारवेला के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहा है। और उनकी पत्नी और जैन रिलीजन के बारे में भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो देखो द टाइटल क्या है, भिक्षुराज जी ने टाइटल दिया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ से हमें समझने हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी तो होनी ही चाहिए। अब देखो फर्स्ट सेंचुरी बीसी के बारे में, जितना देखो जितना इंपॉर्टेंट है मैं सारे करा दूंगा, उतना टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं कहाँ से, केव ऑफ नाना घाट जो पुणे में है वहां से मिला है, महाराष्ट्र स्टेट से मिले हैं। ये जो है प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा गया है और ब्राह्मणी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। जो सतवाहन रूलर थे, यानी कि सतवाहन रूलर क्या थे, सतकर्णी के वाइफ, गौतमी सतकर्णी के वाइफ थे। तो क्या थे, नागानिका जो थे वो डॉक्टर थी, महारथी की, महाराष्ट्र में है। और ये टोटली बता रहा है कि कैसे बस सतवाहन पीरियड था, उसका लाइट क्या था और क्या क्या नहीं था। और इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में मेंशन किया गया है कि 2 टाइम्स इन्होंने सतकर्णी ने करा था राजसूय यज्ञ के बारे में। तो ये मेंशन किया जा रहा है इस टेक्स्ट में। तो ये देख लो यहाँ पर। अब देखेंगे हम लोग गौतमी बालाश्री नासिक के प्रशिष्ट इंस्क्रिप्शन, जो गौतमी बालाश्री हैं जो नासिक के में इनका इंस्क्रिप्शन मिला है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे देख रहे हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रेजेंट डे में नासिक नगर महाराष्ट्र में है। ये क्या करता है, स्वातिपुर गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बता रहा है जो सतवाहना डायनेस्टी से रिलेटेड है। और वशिष्ठपुत्र पुलवामी, अगर आप सतवाहना पीरियड के बारे में बात करोगे तो उसमें मेल और फीमेल को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है, यानी कि मेल भी अच्छे पोजीशन में है, फीमेल भी अच्छी पोजीशन में है। अब इसी कारण जो भी है, जो वशिष्ठ पुत्र पलवामी के जो नासिक प्रशिष्ट इंस्क्रिप्शन मिला है, ये क्या बता रहा है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने सारे, मतलब ये कह सकते हो कि विक्ट्री किया था, कैसे किस राज्य में जीता था और रिलीजन्स के प्रति कितना वो, मतलब ये कह सकते हैं कि झुकाव था, लगाव था उनका। अब मथुरा स्टोन पिलर्स में देखो, हाउ किस टाइम इट इंस्क्राइब ऑन दी पिलर फाउंड फ्रॉम दी रेड, ये इसके बारे में बताता है। अब देखो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है रुद्रा दामन का जूनागढ़, जो कि इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखो अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है कि इट्स इंस्क्राइब ऑन द स्टोन पीस पे इंस्क्राइब किया गया था। जो गिरनार हिल्स, अगर आप नियर जूनागढ़ सिटी जाओगे ना तो ये गिरनार हिल्स है, वहां पर रुद्रा दामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन देख लोगे। इन्होंने इसका मेन इंपॉर्टेंस जानते हो क्या है, ये सका रूलर तो थे, इन्होंने बहुत सारे इंडिया रूलर को हराया था। और हराने के साथ साथ जो सुदर्शन लेक, आप फेमस सुदर्शन लेक के बारे में बात कर रहे हो ना, इनका मरम्मत इसी ने ही करवाया था। किसने, ये जो है रुद्रा दामन ने ही इसकी मरम्मत करवाया था। और यहाँ पर देखो जो लेक हैं, यानी कि खुद के पैसों से किया था, कोई भी पब्लिक पे टैक्स नहीं लगाए थे। कि जो लेक बन रहे हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के टाइम में क्या था, वो लेक बनाया गया था, तो खुद के पैसों से उन्होंने बनाया था, कोई भी टैक्स इन्होंने नहीं दे रहा था। अब देखो जो भी है, ये प्राशिष्टी क्या है, एक तरफ का प्रयाग प्राशिष्टी, ये सब प्राशिष्टी, ये यूलोजी है, यानी कि एक हाई लेवल का साउंड है। जैसे महाराजा धीराज हो गए, चक्रवर्ती, त्रिभुवन स्वामी, ये सब क्या है, ये सब हाई लेवल का एक
प्राइज का नाम दिया गया, मतलब एक प्राइड है लोगों की। तो ये जो प्रशिष्टि है किसने लिखा था, प्रयाग प्रशिष्टि, ये हरिसेना ने लिखा था। ये जो है समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त के मिनिस्टर थे। और इन्होंने समुद्रगुप्त को क्या बोला था, भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त बोला जाता है। अब देखो ये संस्कृत लैंग्वेज में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और ये वर्स स्टाइल में क्या गया है, मेंशन किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये टोटली वर्स स्टाइल में है, मेंशन किया गया है। अब हम लोग देखो ये जो भी है, ये जो प्रगा प्रशिष्टि है, ये आप देखोगे कि ये जो समुद्रगुप्त हैं उनके लाइफ के बारे में, कॉन्क्वेस्ट और ऑल डायरेक्शन पर्सनैलिटी के बारे में समझाने की कोशिश किया जा रहा है। ये क्या थे, प्रयाग प्रशिष्टि। अब देखो जितने भी लाइन्स है उसके फॉर्मेट में था। अब समुद्रगुप्त की ईरान इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। इन दिस इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता था, यानी कि अपरूटर ऑफ ऑल किंग, इसने सारे रूलर को हरा दिए थे, उन्हें ये बोला जा रहा है। और देखो सर्व रोज राजोच्छेता भी इसे बोला जा रहा है। अब देखो समुद्रगुप्त को जो नालंदा कॉपर प्लेट मिला है, इसके अकॉर्डिंग जो है ये बिहार डोनेट किए थे, किसके लिए, जो भी बुद्धिज्म लोग हैं उनके लिए बिहार डोनेट कर दिए थे। अब दंती दुर्ग एलोरा इंस्क्रिप्शन, दंती दुर्ग कौन थे भाई, दंती दुर्ग यहाँ पर राजपूता डायनेस्टी के फॉर्मेटर यही थे। और जो भी ये दशावतार यहाँ पर टेम्पल देखोगे एलोरा में, ये क्या है, ये जो है राजपूत फिलर दंती दुर्ग, यानी कि तुम ये कह सकते हो इनके बारे में बताया गया था। और ये भी बताया कि कैसे इन्होंने कलिंग कौशल और कांची मालवा सारे पे इन्होंने अपना राज किया था। अब हम लोग राजा राज चोला के बारे में बात करेंगे। राजा राज, देखो इन्होंने क्या थे, ये एक तरफ से कह सकते हो चोला किंग से रिलेटेड थे, या इन्होंने फॉर्मेशन इन्हें किया था। ये अगर मैं बात कर रहा हूँ राजा राज के बारे में, तो ये जो है आपको ये नहीं समझना है कि ये जो संगम पीरियड के बारे में बात किया जा रहा है, नहीं भाई, ये एडी में 11th सेंचुरी एडी के करीब की बात किया जाता रहता है। और ये चोला डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे। इनके जो पित्र थे वो थे राजेंद्र, यानी त्रिलंगर कॉपर इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में मिला जाता है। और ये जो राजेंद्र फर्स्ट है ना, ये जो पिता और बेटे दोनों मिलके पूरा राज्य पे कंट्रोल करते थे, और इनका नेवी सिस्टम बहुत ही हाई लेवल का था। अब इनके इंस्क्रिप्शन के जो राजेंद्र फर्स्ट है ना, वहां पर जब बंगाल में पाला रूलर था, इन पे अटैक किया था, तो इनका भी क्या मिला जाता है, उससे सोर्सेज मिला उसके थ्रू। अब हम लोग कोइंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है कोइंस, आप देखोगे यहाँ पे कोइंस के बारे में सारे समझेंगे। तो कोइंस हेल्प क्या करता है, ये इससे भी हम लोग हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। बहुत सारे कोइंस हैं जिससे, जैसे पंचमार्क कोइन, सिल्वर कोइन, गोल्ड कोइंस, प्योरिटी में बहुत सारे गुप्ता वाले ने गोल्ड कोइंस किया, तो ये सारे के सारे हम लोग इसमें समझेंगे। यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। अब इंडिजिनियस कोइंस है, अर्ली पंचमार्क कोइंस। देखो अर्ली पंचमार्क कोइन में क्या है, ये जो है पंच मार्क के थे, यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें सिंबल क्या क्या था, हील, ट्री, फिश, बुल, एलिफेंट, क्रेस्केंट, ये जो है सिंबल थे। और इसका कोई भी मतलब ये कह सकते हो कि कोई इंस्क्रिप्शन इस पे नहीं थे, इसमें मार्क्स थे, जैसे मैंने आप 5 बताए कि पहाड़ के थे, पेड़ के थे, मछली के थे, बुल के थे, एलिफेंट के, ये थे। अब देखो जो पंच मार्क कॉइन है वो किसके बने रहते, तो ये जो सिल्वर और कॉपर से बने होते हैं, रह रहे थे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन आगे पंच मार्क कॉइन किससे बने होते थे, सिल्वर एंड कॉपर, याद रख लेना। अब देखो ये जो कॉइन्स थे वो क्या थे, मेटल से बने थे। और ये 6th सेंचुरी बीसी से इसका अंदाजा लगा रहा है, जाया जा रहा है कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर मिले थे, कि जब महाजनपद पीरियड था, यानी कि उस टाइम किसका रूलर था, सिंगर रूलर। ये माना जा रहा है कि शुंगा रूलर के टाइम में क्या कहते हैं, पंचमार्क कॉइन को यूज किया जा रहा था। अब इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। अब इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स या किंग के बारे में हमें समझने से पहले ये समझ लो कि जो भी रूलर है, अगर मान लो कि उसका संबंध इंडिया से भी है और बैक्टीरिया यानी कि ग्रीक व्रीक से भी है, तो उनका क्या होगा, इंडो बैक्टीरियन किंग होंगे। अब इनका भी रूल वो था, और इन्होंने सारे देवता के बारे में, तैतीस के बारे में, वो सारे के सारे इन्होंने मेंशन किया था। और बहुत सारे आपको कॉइन्स यहाँ पर मिल लेंगे जिससे आप वो समझेंगे। ये कॉइन्स जो थे देवता के बारे में समझा रहे हैं, पेड़ के बारे में समझा रहे हैं, कैसे रूलर थे, तो इन्होंने कई रूलर तो अपने फोटो भी लगा देते हैं उस पे। अब देखो कुछ नियम हम लोग जानेंगे कि नियम देखो ऑब्सोल्युटली तो कोई नोन नहीं है कि कौन कौन इंडो बैक्टीरियन किंग थे, ऑब्सोल्युटली आप नहीं बता सकते। देखो लेकिन ये आप बता सकते हो कि सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन जो है इंडो बैक्टीरियन किंग ने ही स्टार्ट किया था। यहाँ पर देखो द इंडो बैक्टीरियन किंग्स पोसेस अ हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इन मैनी वे, अल्टीमेटली had tremendous इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कोइनिस। यानी कि इनके पास बहुत ही हाई डिग्री में था, और इंडियन कोनिस सिस्टम को क्या कहते हैं, एक बोल सकते हो कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच को ले गए थे, बहुत ही हाई लेवल तक ले गए थे। अब सीथियंस किसको बोला जाता है, शका को, उसके बाद पार्थियन,
पहलवाज और कुशाणा कॉइन्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स आते हैं, उसके बाद सीथियंस आए, रूल किए, यानी कि पार्थियन रूल किए, और कुशाणा भी हमारे कंट्री पे रूल किया था, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। क्योंकि इनका मोस्टली कॉइन जो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मिला, तो हम लोग ये अंदाजा अनुमानित कर लेते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो नॉर्थ नॉर्थ इंडियन में होगा। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल शका सत्रप यानी कि रुद्रादमन, जैसे हमने बात करी रुद्रादमन के बारे में पढ़ा कि सुदर्शन लेके इसने मरम्मत किया, इसके लिए कोई टैक्स नहीं लिया। तो इन्होंने क्या किया था कि कोइंस की डेट किया था किसमें, संस्कृत में, यानी कि कोइंस पर संस्कृत वर्ड उस पर मैनेज किया था। अब देखो सतवाहना रूलर्स जो थे ये भी मेनली क्या यूज करते थे, कॉपर, ब्रोंज, प्रोटीन्स, और ये हाई लेवल का यूलॉजी जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, वाल्मीकि पुत्र पुलमाई, ये सब क्या है, ये सतवाहना के रूलर थे। और देखो कुषाणा रूलर में जो है ये सबसे पहले तो ये तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलरली और लार्ज स्केल पर अगर सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने स्टार्ट किया था, तो कुषाणा ने ही स्टार्ट किया था। और ये आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले तो ये स्टार्ट इन्होंने किया था शका ने। अब गुप्ता क्विंट्स के बारे में बात करेंगे, गुप्ता क्विंट्स क्या थे, इसके बारे में सारे हम लोग आसानी से समझेंगे। देखो गुप्ता क्विंट्स क्या थे, लार्ज लिस्ट नंबर में गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। देखो इन्होंने भी कुषाणा ने भी किया था, लेकिन उससे भी लार्जेस्ट नंबर पे गुप्ता क्विंट ने किया था। और देखो चंद्रगुप्त फर्स्ट क्या था, इन्होंने इशू किया था गोल्ड कॉइन्स, और एक ही टाइप पर किया था जिसमें किंग क्वीन टाइप ऑफ था, मतलब राजा और रानी का फोटो था, जिनका नाम था कुमारदेवी। कुमारदेवी कौन थी, इनका वाइफ थी। अब देखो ओरिजिनली टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्ता गरुड़ा टाइप, यानी कि क्या था, गरुड़ टाइप में था। और ये देखो धनुर्धारी, यानी कि उस पे धनुर थे, आर्कर थे, ये एक्स टाइप में थे, अश्वमेध टाइप में थे। ये क्या है कि एक टाइप है जिसमें शेर को मारा जा रहा है, बिन बदन था, राजा को बजाया जा रहा है, समुद्रगुप्त को ही इन पे ये बीड़ा के साथ बजाते हुए हैं मिले गए हैं। किस राजा को, तो अगर बीड़ा के समुद्रगुप्त ही थे, ये फ्लूट बजा रहे हैं। तो ये सारे सारे क्या थे, ये गोल्ड कॉइन थे। और ये देखो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य बोला जाता है, उन्होंने ये किया था। अब यहाँ पर देखो एमंग द गुप्ता रूलर जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, और यहाँ पर विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य थे। पहले हम लोग क्या रहा, गुप्ता रूलर में जो गोल्ड कॉइन की यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इन्होंने सिल्वर कॉइन्स को किया था। अब देखो गुप्ता रूलर में सबसे जो रामा गुप्ता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि रामा गुप्ता जो फर्स्ट थे, वो क्या किए थे, कॉपर कॉइन इशू किए थे, यानी कि सबसे पहले रामा गुप्ता। अब आपसे क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन चंद्रगुप्त फर्स्ट, आप यहाँ पर कर लोगे। सिल्वर कॉइन चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो है ये गुप्ता रूलर में, और कॉपर कॉइन्स यानी कि रामा गुप्ता ने यहाँ पर किया है अख्तियार। अब देखो, अब जो गोल्ड कॉइन्स थे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे क्या बोला जा रहा है, दिनार बोला जा रहा है। और सिल्वर कॉइन्स को रूपक बोला जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि गोल्ड कॉइन्स क्या थे, मैच द फॉलोइंग में भी तो ये रूपक बोला जाता था। आप इसे याद कर लेना ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ पर अब आप देखेंगे आफ्टर दी, देखो डिक्लाइन हुआ जैसे गुप्ता रूलर के पास तो दिल्ली सल्तनत वाले लोग हैं, और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पूरा क्या किए थे, कोइंस को इंट्रोड्यूस किए थे। अब हम लोग कुछ फॉरेन कोइंस के बारे में पढ़ेंगे और उनसे सोर्सेज के बारे में समझेंगे। देखो ये जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या फॉरेन सोर्सेज, इंडियन सोर्सेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स ये रोमन एम्पायर में भी हम लोग पाए हैं। जैसे रोमन, अगर मान लो कि रोमन एम्पायर का कॉइन्स इंडिया में मोस्टली जगह पर पाया जा रहा है, तो इसे ये माना जा रहा है कि रोमन एम्पायर का यहाँ पर कंट्रोल होगा। या इंडिया का जैसे अफगानिस्तान वाले रीजन में चंद्रगुप्त मौर्य का कॉइन्स या कुछ चीजें पाएगी, या सील्स अभिलेख अशोका का पाएगा, तो ये हम लोग अंदाजा लगा कि ये लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे। अब हम लोग मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हम जैसे कोइंस के बारे में पढ़े, कैसे कोइंस था, इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़े। अब मॉन्यूमेंट्स यानी कि कैसे पेंटिंग जो थे, स्कल्पचर जो थे, आर्टिफैक्ट्स थे, यानी कुछ आर्किटेक्चरल चीज पढ़ेंगे। और स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला के बारे में पढ़ेंगे, क्या मूर्ति कला थी, कैसे वो लोग बनाते थे। पोर्ट्री टूल्स क्या था, तो आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या होता है, क्या आर्ट्स हैं। नॉर्मली आप समझ सकते हो कि कोई भी स्टोन मेटल से कोई भी चीज, एक ऐसा चीज बना, जैसे ब्लैक जार बना दिया जा रहा है, या ह्यूमन का फिगर बना दिया है, तो क्या बोलते थे, इसको आर्टिफैक्ट्स बोला जा रहा था। अब यहाँ पर आप देखो दी स्टडी ऑफ मोन्यूमेंट वी नो हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, यानी कि मोन्यूमेंट के बारे में पढ़ा तो क्या है, ये डेवलपमेंट ऑफ आर्ट है। अब हम लोग कुछ इंडिजीनियस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या, मोस्टली इंडिजीनियस मूवमेंट जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, रिलीजियस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ रहे हैं कि कितना टाइम का क्या है, कंसिडर कॉन्सर्न टाइम है। यहाँ पर आप देखो कि द एक्सवेशन ऑफ जो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो, ये सब क्या कर रहे थे, रिवील कर रहे हैं कि ये 5 मिलीनियम ईयर ओल्ड, यानी कि अगर मिलीनियम
में कितना साल, हजार, और यानी कि 5000 साल ओल्ड है भाई ये इन द सिविलाइजेशन। आप ये इतना अंदाजा लगा सकते हो। और ये क्या बोलते हैं, इस जब अंदाजा लगाया हमने इसका डिस्कवरी की, जो भी रॉक शेडिक सेल्स मिले, ग्रेनरी सिस्टम मिले, टेराकोटा मिले, बुल मिले, प्रोटोसिबा का इमेज मिले, सारे के सारे चीजें मिली, तो उससे हमने अंदाजा लगाया कि ये हमारा हिस्ट्री रहा होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर लोग रहे होंगे। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ देखो अतरांजी खेरा का जब ये एक्सकवेशन हुआ, तो ये क्या बताता है, टोटली गंगा स्टिक वैली के बारे में बताता है और आयरन यूज के बारे में बता रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा पीपल्स क्या दे नो अबाउट द आयरन्स, तो द आंसर विल बी दैट द हड़प्पा पीपल्स डोंट नो अबाउट आयरन एंड नेवर हैव यूज्ड आयरन, क्योंकि वो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन था और हड़प्पा पीपल क्या थे, टोटली ये लोग अर्बनाइजेशन थे, तो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन में इनको आयरन नहीं मिला जाता। अब देखो, जो इंडिया का 10 टेम्पल है, जो देवगढ़ यानी कि लाती, ये देखो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। ये क्या है, गुप्ता पीरियड के बारे में बताता है, और इट इज टेम्पल और नगरा यानी कि शिखरा स्टाइल में ये टेम्पल है। अब देखो कुछ टेम्पल के बारे में, अगर शिखरा स्टाइल के बारे में और नगरा स्टाइल के बारे में पढ़ोगे, तो जो लिंगराज टेम्पल है, ये भी क्या है, ये भुवनेश्वर का, जो उड़ीसा में, वो भी नगरा स्टाइल में है। ये किसने बनवाया था, 11th सेंचुरी ईडी में केसरी किंग ने इसे बनवाया था। इसके बारे में इतना समझ लेना। और हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, इसके बारे में सारे समझते हैं कि कितने आखिर सोर्सेज हैं, क्या है। अब देखो, द्रविड़ा स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। द्रविड़ा स्टाइल यानी कि जो बृहदेश्वर राजा राजेश्वर टेम्पल, यानी कि राजा राज चोला ने बनवाया था 1000 ईडी में, जो राजा राज फर्स्ट थे, तांजौर के रूलर थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था और सारे समझाया था। अब जैसे मैंने बात की कि जो जो कुछ स्टेटस हड़प्पा से मिले, मोहनजोदाड़ो से मिले, ये सारे के सारे आपको ये क्या थे, डांस फॉर्म में थे, यानी कि जो भी डांसर या प्रोटोसिवा यानी कि योगिक पोस्चर में मिले थे, सारे के सारे हम उससे पढ़ते हैं। अब फॉरेन मॉन्यूमेंट्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। अब देखो कुछ पेंटिंग थी, जैसे भीमबेटका की पेंटिंग, अजंता एंड एलोरा केव की पेंटिंग भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे हिस्ट्री को बताने में। अब हम लोग फॉरेन मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, बिसाइड इंडिया सो मच मॉन्यूमेंट्स आर फाउंड इन द कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दिस थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी कि हमारे लोगों को छुड़ा के कुछ मॉन्यूमेंट्स और देश में हैं, जो हमारे देश के बारे में, जैसे मान लो कि इंडोनेशिया में है जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, ईटीसी में, माल्या मलेशिया में भी कंबोज है, कंबोडी, अंकोर वाट का टेम्पल कहाँ है, तो ये कंबोडी, ये इंडोनेशिया में, वो भी देख लेना, उससे भी हमारा मिलता है। और पहले स्वर्ण भूमि किसको बोला जाता था, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उसको बोला जाता था यहाँ पर बर्मा को, म्यांमार बर्मा जो है स्वर्ण भूमि। एमोंग दीज मोन्यूमेंट्स नोटेबल मोन्यूमेंट्स, देखो कुछ मोन्यूमेंट्स नोटेबल भी है, कुछ नहीं है। तो देखो, जो बॉर्बुदार जावा आइसलैंड, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो इसे किसने बनवाया था, तो शैलेंद्र डायनेस्टी, जो बिलोंग करते थे श्रीविजय एम्पायर से, जावा सुमित्रा ने 18th सेंचुरी में इसे बनवाया था। अब वैष्णवा टेम्पल ऑफ अंकोर वाट, यानी कि कंबोडिया का वैष्णवा टेम्पल है। मैंने आपको बताया कि वैष्णवा टेम्पल अंकोर वाट, इसे सूर्य वर्मा ने बनाया था, द रूलर ऑफ कौंडिनिया है, डायनेस्टी ऑफ कम्बोज के। ये कितने सेंचुरी में, 12th सेंचुरी एडी के हैं, तो इन्होंने इसके बारे में बताया था। अब देखो, आनंद पगोड़ा, बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ पगानो बर्मा, नाउ नोन एज म्यांमार, ये अभी तो यहाँ पर एक टेम्पल है, कैंजिथा टेम्पल, यहाँ पर बनवाया गया था। तो यहीं तक सारे के सारे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अब देखो, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्रिक पीरियड के बारे में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक जितना हो सके मैंने समझाने की कोशिश की, सारे कॉन्सेप्ट समझाए। देखो क्या है कि मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो है सारे फैक्ट्स तुमको रटने ही पड़ेंगे। अब इसमें कोई बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता भाई। अब जो भी सोर्सेज हैं उसमें क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है, क्या क्या सोर्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्स है मैं सारे के सारे बता रहा हूँ, सारे के सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे हिस्ट्री पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, टाइमलाइन के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, हड़प्पा पीपल के बारे में समझेंगे। आगे के जैसे वीडियो होगा मैं ये सारे के सारे समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा टारगेट ये है कि 100 घंटा के अंदर, यानी कि विद इन 100 आवर, कैसे भी करके सारे लुसेंट किताब कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो, और आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर लेना। बाकी आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर है नहीं। जितना हो सके, अगर आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए कमेंट करते, मैं उस फॉर्मेट में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।